हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पेड ऑडियो बुक सीरीज के तहत गूगल गुरु की नई पेशकश यानी कि एक और चेहरा का एपिसोड नंबर 2। रात के 9 बजे हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज डॉक्टर दस्तूर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था कि एकाएक उसके टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो। एक क्षण खामोशी रही, फिर कोई खरखराती सी आवाज में बोला, डॉक्टर दस्तूर स्पीकिंग। डॉक्टर दस्तूर बोला, आप अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज हैं? हाँ, लेकिन तुम जरा अपनी बेटी से बात कीजिए। एक क्षण खामोशी रही, फिर डॉक्टर दस्तूर को अपनी 15 वर्षीय बेटी ईला का आतंकित स्वर सुनाई दिया। पापा। क्या बात है बेटी? डॉक्टर दस्तूर तनिक आतंकित स्वर में बोला, इतनी घबराई हुई क्यों है? पापा, ये लोग कौन लोग जो हमारे फ्लैट में जबरन घुस आए हैं? क्या? ये लोग मुझे और मम्मी को पकड़े हुए हैं। और वह जोर जोर से रोने लगी। बात क्या है ईला? अब डॉक्टर दस्तूर भी आतंकित हो उठा। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? क्यों पकड़े हुए हैं तुम्हें? तुम अपनी माँ को टेलीफोन दो। कुछ क्षण खामोशी छाई रही, फिर अपनी बीवी की जगह उसे फिर पहले वाली खरखराती आवाज सुनाई दी, डॉक्टर दस्तूर। अरे कौन हो तुम लोग? डॉक्टर दस्तूर गरजा। और क्यों? तुम चिल्लाइए नहीं, और जो मैं कहूं उसे गौर से सुनिए। मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं। आपकी बीवी और बेटी दोनों इस वक्त हमारे कब्जे में है। हमें आपकी एक खास खिदमत की जरूरत है। यदि आप उस खिदमत को पेश करने से इनकार करेंगे तो आपकी बीवी का सिर काटकर पार्सल से आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। और आपकी बेटी से अब मैं क्या कहूं, ऐसी खूबसूरत गुड़िया की तबाही का खाका खींचकर मैं एक बाप के दिल पर जुल्म नहीं ढाना चाहता, लेकिन खबरदार, खबरदार कमीनों। हम तो खबरदार हैं, जरूरत आपके खबरदार होने की है। आप खबरदार रहेंगे, हमारा छोटा सा काम कर देंगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी तक हमने माँ बेटी का एक नाखून तक नहीं छुआ है। चाहे तो अपनी बीवी से तस्दीक कर ले। मैं रिसीवर आपकी बीवी को दे रहा हूं। कुछ क्षण बाद डॉक्टर दस्तूर को अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। आतंकित वह भी थी, लेकिन अपनी बेटी की तरह वह विक्षिप्तों की तरह आर्तनाद नहीं कर रही थी। ये लोग, बीवी ने बताया, हमारे जरिए आप पर दबाव डालकर अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं। ये 5 लोग हैं और जो कह रहे हैं जरूर कर दिखाएंगे। मैं पुलिस को फोन? कोई फायदा नहीं होगा। इनके कुछ आदमी बाहर भी है। पुलिस ने इस इलाके का रुख भी किया तो इन्हें पता लग जाएगा, तब ये हमें। वो आगे कुछ ना कह पाई। तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप किसी भी तरह ईला को बचाइए। मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन ये क्या चाहते हैं? पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन हम बताते हैं। फिर पहली वाली मर्दाना आवाज डॉक्टर दस्तूर को सुनाई दी। हम क्या चाहते हैं? आप सुन रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, अभी 1 घंटे में आपके अस्पताल में एक एक्सीडेंटल केस पहुंचेगा। आपने इस केस को खुद अटेंड करना है और उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराए जाने के लायक करार देना है। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो केस इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराए जाने जितना सीरियस होगा? वो केस दरअसल ना एक्सीडेंटल होगा ना सीरियस होगा। मेकअप वगैरह से वो सिर्फ देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे मौत की कगार पर खड़ा हो। यह बात किसी नर्स को पता लग सकती है, किसी ऑर्डरली को पता लग सकती है, किसी जूनियर डॉक्टर को पता लग सकती है। आपको इस बात का भी इंतजाम करना है कि सिवाय आपके यह बात किसी को पता ना लगने पाए। ऐसा आप कैसे कर पाएंगे, यह सोचना आपका काम है। हम सिर्फ यह नतीजा चाहते हैं कि 1 घंटे बाद जो एक्सीडेंटल केस आपके अस्पताल में पहुंचे उसे केवल आप अटेंड करेंगे और उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में भिजवाएंगे। यहाँ तो एक्सीडेंटल केस आते ही रहते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि हमारे केस के साथ एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत नौजवान लड़की होगी? आपको भी हमारे केस की ताक में रहना होगा ताकि कोई दूसरा आदमी उसे अटेंड ना कर पाए। तुम यूं किसी मरीज को, जो कि असल में मरीज नहीं होगा, क्यों इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराना चाहते हो?
वजह आप नहीं समझेंगे। मेरे ख्याल से वजह मैं समझ भी चुका हूं। मतलब तुम लोग उस चीनी लड़की की फिराक में हो जो इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती है और जिसकी हिफाजत के लिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगा रखा है। बहुत समझदार हैं आप। अब इतनी ही समझदारी का परिचय यह बात देने में सोचिए कि अगर आपने हमारा काम ना किया या उसमें कोई अड़चन फैलाने की कोशिश की तो आपकी बीवी और बेटी का क्या अंजाम होगा। एक कुमारी कन्या पर। चुप करो। मैं तो चुप हूं। आप कहिए, आप क्या चाहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम लोग मेरी बीवी और बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हम आपको इस बाबत अपना कोई हल्फिया बयान तो पेश नहीं कर सकते, लेकिन यकीन जानिए हमारा आपसे या आपकी बीवी या बेटी से कोई वास्ता नहीं है। जो कुछ हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज आप हैं। इंचार्ज आपकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर होता तो यही कुछ उसके साथ बीतती। नुकसान तो हम आपको क्या पहुंचाएंगे, बल्कि आप अगर अपनी इस मेहरबानी की कोई फीस लेना चाहते हो तो हम वो भी देने को तैयार हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की सलामती चाहिए। आपका सहयोग हमें मिला तो आपकी बीवी और बेटी का बाल भी वाका ना होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे एक्सीडेंटल केस का। शुक्रिया। संबंध विच्छेद हो गया। टेलीफोन की घंटी बजी। सतीश आनंद ने अपने साथ संपूर्ण नग्नावस्था में लेटी लड़की के उन्नत वक्ष के ऊपर से अपनी बाह फोन की तरफ बढ़ाई और रिसीवर उठा लिया। उसने रिसीवर को कुछ देर तक कान से लगाकर रखा और फिर ठीक है कहकर रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। कौन था? लड़की उत्सुक भाव से बोली। एक दोस्त। वह घड़ी पर एक उड़ती निगाह डालता हुआ बोला, मुझे डर था कि तुम्हारे साथ मैं कहीं ऐसा सोता ना रह जाऊं कि कयामत के दिन तक ना उठूं, इसलिए मैंने एक दोस्त को कह दिया था कि वह 10 बजे मुझे फोन कर दे। तुमने 10 बजे जाना जो था। हाँ, लड़की बोली। अब मुझे घर छोड़कर आओ, नहीं तो मेरी माँ फिक्र करेगी। माएँ तो फिक्र करती ही हैं, उनका काम है फिक्र करना। वो फिक्र ना करे तो उन्हें नींद आ जाती है और बुढ़ापे में ज्यादा नहीं सोना चाहिए, मालूम। मजाक मत करो, मैं 10 बजे से ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे घर छोड़कर आओ। तुमने वादा किया था। मेरी बुलबुल, वादा ना किया होता तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़कर आने से इनकार कर देता। अब उठकर कपड़े पहनो, वरना इसी लिबास में घर को रवाना होना पड़ जाएगा। तब तक चित्त लेटी हुई लड़की उठकर बैठ गई। फिर उसने एक जोर की अंगड़ाई ली। सतीश आनंद की तबीयत खुश हो गई। लड़की अभी कमसीन अवस्था में थी और अपेक्षाकृत जल्दी उसके झांसे में आ गई थी। अभी उसे टेलीफोन पर चैम्बूर पहुंचने का निर्देश न हुआ होता तो लड़की को घर जाने को न देता। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर जब्त पाया। लड़की ने फरली तरफ पलंग से नीचे अपने पांव लटका दिए और वहीं सामने कुर्सी पर पड़े अपने कपड़ों को बारी बारी उठाकर बड़े सलीके से अपने जिस्म पर पहनने लगी। लड़की एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिशमंद थी और उसे स्टूडियो में मिली थी। आनंद के खूबसूरत चेहरे और बढ़िया रखरखाव का उसने भी वही रोब खाया था जो उससे पहले उस जैसी दर्जनों बुलबुलें खा चुकी थी। आनंद उसे यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया था कि वह 6 फिल्मों में हीरो आ रहा था और उसे भी अपनी किसी फिल्म में ब्रेक दिला सकता था। बाद में जब लड़की को यह मालूम होता कि वह केवल एक जूनियर आर्टिस्ट था तो वह बहुत भड़कती, लेकिन तब तक आनंद उसके साथ दर्जनों बार हम बिस्तर हो चुका होता और किसी नई बुलबुल को दाना डाल रहा होता। सतीश आनंद अमृतसर के एक बहुत ही कुलीन और संपन्न परिवार का लड़का था। उसके बाप की वहां 2 कपड़ा मिले थी, लेकिन उसकी अपने और अपने भाइयों की तरह बाप के बिजनेस में कोई खासी दिलचस्पी ना थी। वह तो फिल्म स्टार बनना चाहता था, लेकिन उसका बाप इसके खिलाफ था। बड़ी कठिनाई से अपनी माँ को पटाकर कोई 4 साल पहले वह जेब में मोटी रकम लेकर मुंबई आया था। तो उस रकम के बारे में वह अपनी माँ से यह कहकर आया था कि अगर उससे 10 गुना रकम वह वापस लौटाने का सामान ना कर सका तो लौटेगा ही नहीं। नतीजतन वह आज तक मुंबई में था। मुंबई में गुजरे पहले 6 महीनों में ही उसके तमाम सपने छिन्न भिन्न हो गए थे। हीरो तो क्या, एक्टर बनना भी उसे सपना लगने लगा था। शुरू में लोगों ने देखा था कि लड़के के पल्ले पैसे थे, तो उन्होंने उसे राय दी थी कि अगर वह किसी फिल्म को
थोड़ा बहुत फाइनेंस करा सके तो वह उसके हीरो बनने की राह को आसान कर सकता था। इस झांसे में फंसकर उसने जेब से 4 लाख रुपए गंवाए। फिल्म की 2-2.5 रील बनी और फिर जब हीरो फाइनेंसर का पैसा खलास हो गया तो बंद हो गई। उस दुर्घटना से आनंद ने यह सबक सीखा कि अगर वह अपनी सूरत, मेहनत और काबिलियत के दम पर हीरो नहीं बन सकता था तो पैसे के दम पर भी नहीं बन सकता था। फिर उसका तूफानी संघर्ष का दौर शुरू हुआ। नतीजतन वह छोटे मोटे रोल करने वाला जूनियर कलाकार बन गया। तभी वह मुबारक अली के संपर्क में आया, जिसके सदके वह न केवल जूनियर आर्टिस्ट बना बल्कि स्मगलिंग के माल का कुरियर बन गया। वह फिल्म के यूनिट के साथ लोकेशन शूटिंग पर दर्जनों जगह जाता था, जहां की वह कभी घड़ियां तो कभी अफीम तो कभी सोना पहुंचा कर आता था। अपने दोनों धंधों की सामूहिक कमाई से वह कदरन ठाठ से मुंबई में रह रहा था। फोर्ट के इलाके में वह एक 1.5 कमरे का फ्लैट हासिल करने में कामयाब हो गया था, जहां की दुर्लभ पदार्थ टेलीफोन भी था। आनंद पक्का वुमेनाइजर था। सुंदर स्त्री के संसर्ग के बिना तो वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यही एक काम था जिसमें कभी उसने नाकामयाबी का मुंह नहीं देखा था। सुंदरिया वह इतनी पटा चुका था कि अब उसे अपने साथ हमबिस्तर होने वाली लड़की का नाम याद रखने में दिक्कत होती थी। इसलिए उसने सहूलियत का यह रास्ता अख्तियार किया था कि वह नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करता था। वह हर एक लड़की को एक ही नाम से, बुलबुल के नाम से पुकारता था। वॉल्ट की डकैती की जिस योजना में वह शरीक होने जा रहा था, उसमें उसे उम्मीद थी कि उसका 4 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। अपने वादे के मुताबिक वह अपनी मां के चरणों में अर्पित करने के लिए 50 लाख रुपया लेकर अमृतसर लौट सकेगा। लड़की कपड़े पहन चुकी तो उठकर शीशे के पास पहुंची और अपने बालों में कंघी फिराने लगी। जरा जल्दी करो बुलबुल हिंद, वह बोला। तुमने अभी एक हाथ काम और भी करना है और तुम्हें घर जाने की जल्दी भी है। काम? लड़की सकपकाई। कौन सा काम? मामूली काम। जाते जाते मेरी 1-2 कमीजों में बटन तो टाक जाओ। लड़की ने आंखें तरेरी। देख लो, इतना मामूली काम ना करने में तुम्हारा ही नुकसान है। मेरा क्या नुकसान है? मैं खुद बटन टाकूंगा तो ना तजुर्बेकारी की वजह से मेरी उंगलियों में सुइयां चुभ जाएगी। सुइयां चुभ जाएंगी तो उंगलियां खुरदुरी हो जाएंगी। फिर जब खुरदुरी उंगलियां तुम्हारे मखमली बदन पर फिरेगी तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? आनंद के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि लड़की की बेसाख्ता हंसी छूट गई। प्लीज, आनंद अपने स्वर में मिश्री घोलता हुआ बोला। अच्छा अच्छा, अब बाल तो बांध लो। दैट्स अ गुड बुलबुल। यह भी आनंद की एक खूबी थी। कोई उस जैसा टॉप का हरामी ही ऐसा कर सकता था कि लड़की से रति सुख प्राप्त करने के बाद वह उससे घर का छोटा मोटा काम भी करवा ले। बटन टाकना तो मामूली खास जनाना काम था। वह तो अपनी मनुहार से, अपनी बुलबुलों से कपड़े धुलवा लेता था, सफाई करवा लेता था, खाना पकवा लेता था। उसका कमाल हद दर्जे यह था कि लड़की को ख्याल तक नहीं आता था कि वह इस्तेमाल की जा रही थी। जो अपने घर पर तिनका तोड़कर नहीं देती थी, वही अपने 4 दिनों के चाहने वाले के लिए जाने क्या क्या करने को तैयार हो जाती थी। लड़की बाल संवार कर हटी तो आनंद ने उसे बता दिया कि टूटे बटनों वाली कमीजें कहाँ थी और सुई धागा कहाँ था। फिर वह खुद भी उठकर कपड़े पहनने लगा। मुझे एक शक हो रहा है, एकाएक लड़की बोली। क्या? आनंद जूते पहनता हुआ बोला। क्या शक हो रहा है बुलबुले जान? मुझे लग रहा है कि तुम मुझे इसी काम के लिए यहाँ लेकर आए थे। बटन टकवाने के लिए? आनंद दहशतनाक स्वर में बोला। हाँ। तौबा, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर। यह हकीकत है स्वीट हार्ट। ऐसा कहने से तो अच्छा था कि इसी सुई से तुम मेरे दिल में इतने पंचर कर देती कि रूह के पास जिस्म से किनारा कर जाने के लिए सैकड़ों झरोकों की चॉइस होती। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी टेलीफोन की घंटी पुनः बजी। आनंद ने सक पकाकर फोन की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, वह बोला। दूसरी ओर से जनाना आवाज आई तो वह हड़बड़ा गया। तब उसे याद आया कि उसने आना नाम की एक गोवानी बुलबुल को भी वहां बुलाया हुआ था। अरे नहीं नहीं। वह एक गुप्त निगाह बटन टाकती लड़की की तरफ डालता हुआ बोला। अभी ना आना, अभी यहाँ डॉक्टर साहब आए हुए हैं जिन्हें मैंने फौरन कहीं लेकर जाना है। तुम जल्दी छुट्टी मत लो।
मुझे पता है कि जल्दी छुट्टी का प्रोग्राम तुमने मेरी खातिर बनाया था, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे उत्पन्न हो गए हैं कि डॉक्टर साहब को लेकर मेरा फौरन कहीं जाना निहायत जरूरी हो गया है। पड़ोस का मामला है ना, मना भी नहीं कर सकता। आई नो। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरी ड्यूटी भुगता कर यहाँ आ जाना। मैं बड़ी हद 2 घंटे में वापस यहाँ आ जाऊंगा। कल इतवार है, वक्त ही वक्त होगा हमारे पास। फिर खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। सी यू डियर। उसने फोन रख दिया। किसी और बुलबुल का फोन था। लड़की चल भुन कर बोली। तौबा, अपनी गोल्डन जुबली मुस्कुराहट चेहरे पर चमकाता हुआ आनंद बोला, अरे कौवे का फोन था, कौवे का। मेरा कजिन, उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था। तुम्हारे शबाब में ऐसा डूबा कि सब कुछ भूल गया। अभी आना चाहता था, लेकिन मैंने तो तुम्हें घर छोड़ने जाना है, आखिर वादा किया है, इसीलिए मैंने कह दिया कि 2 घंटे बाद आए। तुम्हें घर जाने की जल्दी ना होती तो मैं कहता कि आए ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, तुमने घर जाना है। बटन टक गए। लड़की की गर्दन स्वयं हिल गई। अब चलो, वह बोला। एकाएक उसके स्वर में ऐसी रुखाई पैदा हो गई जिसे अगर लड़की ने नोट किया होता तो जरूर उसका खून करने को आमादा हो जाती। लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। वह दादर रेलवे स्टेशन के पास कहीं रहती थी। उसका घर अगर चेंबूर के रास्ते में ना होता तो आनंद ने बड़े इत्मीनान से उसे कोई 33 वजह कहकर सुनाई होती कि क्यों उसका इतनी रात गए एक जहान लड़की को उसके घर छोड़ने जाना ठीक नहीं था। वापस कोलाबा में गोविंद दत्तानी के घर पहुंचते पहुंचते रूपचंद जगनानी को 9:30 बज गए। उसकी खूबसूरत बीवी ने उसे बताया कि दत्तानी ड्राइंग रूम में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। बाकी सारे कलेक्टर पैसा जमा करवा कर कब के जा चुके थे। वह ड्राइंग रूम में पहुंचा। दत्तानी टीवी के सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और विस्की की चुस्कियां लगा रहा था। वह एक निहायत ठीकने कद का, मोटा, काला, चेचक के दागों से भरे चेहरे वाला आदमी था। उसने घूर कर स्वयं को अभिवादन करते जगनानी को देखा और फिर उसके अभिवादन का जवाब देने का कोई उपक्रम किए बिना सख्ती से बोला, क्या बात है, रास्ता भूल गए लगते हो। मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। सॉरी, जगनानी बड़ी कठिनाई से कह पाया। मैं तो समझा था कि तुम माल लेकर फूट गए हो। नहीं, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है, जाहिर है कि बुढ़ोती में तुम्हारी अक्ल खराब नहीं हुई। जगनानी ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। तुम्हारे हवास क्यों उड़े हुए हैं? दत्तानी उसे घूरता हुआ बोला। कोई खास बात हो गई है क्या? एक आदमी रोकड़ा जमा कराने नहीं आया। कौन? श्रीधर। तुम्हारे ख्याल से वो माल लेकर खिसक गया है या शायद कोई एक्सीडेंट? दत्तानी ने इनकार में सिर हिलाया। या कोई पुलिस का लफड़ा? नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ होता या कोई पुलिस का लफड़ा उसके साथ हुआ होता तो अब तक यह खबर मेरे पास पहुंच गई होती। वह भाग ही गया होगा। मेरा उस छोकरे पर शुरू से ही एतबार नहीं बन रहा था, लेकिन मेरे से आला ओहदेदार की सिफारिश पर उसे रखा गया था, इसीलिए मैं खामोश था। दत्तानी एक क्षण ठिठका और फिर बोला, बहरहाल उसके लिए तुम्हें हलकान होने की जरूरत नहीं, वो भाग कर कहीं नहीं जा पाएगा। तुम रोकड़ा निकालो। साई, जगनानी ने फिर अपने सूखे होठों पर जुबा फेरी। वो क्या है? दत्तानी कठोर स्वर में बोला, वो क्या है? रोकड़ा तो सलामत है ना? नहीं। दत्तानी उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिगरेट फेंक दिया और विस्की का गिलास मेज पर रखा। उसके उस एक्शन का यह नतीजा निकला कि जगनानी के रहे सहे होश भी उड़ गए। क्या हुआ रोकड़े को? बताता हूं, जल्दी बताओ। दत्तानी का स्वर हिंसक हो उठा। मेरे पास सारी रात नहीं है तुम्हारी कहानी सुनने को। जगनानी ने अपनी मूर्खता की दास्तान कह सुनाई। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। अंत में वह बड़े दयनीय लाचार स्वर में बोला, मैं किसी अदृश्य शक्ति के काबू में आ गया था। मुझे तो बाद में पता लगा था कि मैं क्या कर बैठा हूं। मैं तो साईं, मेरी बात का यकीन करो, वो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ वह कोई अदृश्य शक्ति मेरे से करवा रही थी, वरना इस उम्र में अब मैं ऐसी मूर्खता करके दिखाता। मैं तो। दत्तानी खामोश था और अपलक उसे घूर रहा था। मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूं। जगनानी आगे बढ़ा। मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। अगर मैं अपना कमीशन ही कटवाता रहूं तो? अपने कमीशन को तो अब तुम भूल ही जाओ। कंपनी की अमानत में खयानत करके कोई कंपनी से कमीशन नहीं कमाता रह सकता। यानी कि मतलब?
हाँ, अपनी इस करतूत के बाद तुम कंपनी के कलेक्टर नहीं बने रह सकते, लेकिन जो रकम बाकी बची है वो कहाँ है? जगनानी ने जेब से बाकी बची रकम का लिफाफा निकालकर दत्तानी को सौंपा और बोला, मैं पाई पाई लौटा दूंगा। मैं वो तो तुम लौटाओगे ही, अपनी खातिर लौटाओगे, ना कि कंपनी की खातिर। लेकिन अगर मैं कलेक्टर ही ना रहा तो? वो तुम नहीं रह सकते। अपनी इस करतूत के बाद तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हो, यही क्या कम है? साईं, जगनानी गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हारा बरसों पुराना दोस्त हूं, मैं तुम्हारा सिंधी भाई हूं, तुम्हें मेरा तो लिहाज। आउट। साईं, मेरा तो इकबाल सिंह भी दोस्त है। 40,000 की मामूली रकम तो मैं उससे भी मांगू तो वह मुझे उधार दे देगा। तुम मेरी इकबाल सिंह से बात करा दो, मैं अभी तुम्हारे सामने उससे 40,000 रुपए उधार मांगकर दिखाता हूं। तुम बुढ़ाऊ, दत्तानी क्रूर स्वर में बोला, इकबाल सिंह पुरानी दोस्ती के सदके तेरे को 40,000 रुपए उधार दे सकता है, लेकिन यह जानने के बाद नहीं कि यह रकम तेरे को क्यों चाहिए, और तेरी इस करतूत के बाद। कलेक्टर तुझे इकबाल सिंह भी नहीं बनाए रह सकता। जो आदमी एक बार चोरी कर सकता है वो दोबारा भी चोरी कर सकता है। मैंने 12 साल में यह पहली गलत हरकत की है, तभी तो तू 12 साल चल गया। साईं, मेरे पर मेहरबानी करो, अपने सिंधी भाई पर मेहरबानी करो। क्या मेहरबानी करूं? वह आंखें निकाल कर बोला, तुम यह रोकड़े वाली बात ऊपर ना बताओ और मुझे कलेक्टर बना रहने दो। साईं, मेरे पर यह मेहरबानी कर दो, तुम्हारे लिए तो यह मामूली काम है। खुद कमीनगी करके अब मुझे उल्टी पट्टी पड़ाता है, हरामजादे। दत्तानी सांप की तरफ उपकारा, तेरी जान बख्शी हो गई, इसी को अपना इनाम समझ और फौरन यहां से दफा हो जाए, वरना कहीं मेरा इरादा न बदल जाए। बुरी तरह अपमानित और त्रस्त जगनानी भारी कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। उसके वहां से निकलते ही दत्तानी ने टेलीफोन उठा लिया। इतने खूबसूरत और रोबिले नाम वाला जॉर्ज सेविस्टन एक अल्कोहलिक था। शराब का वह इतना रसिया था कि कई बार तो उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब शराब का ही होता था। वह एक मामूली जेब कतरा था जो बेशुमार बार पुलिस द्वारा पीटा जा चुका था और 2 बार जेल की हवा भी खाया हुआ था। अपने हुनर का वह बड़ा उस्ताद था, लेकिन पकड़ा हमेशा अपनी उस लापरवाही की वजह से जाता था जो शराब पिए होने से उपजती थी। यूं ही जेल जाते, पुलिस के डंडे खाते, शराब में डुबकियां लगाते उसने अपने 30 साल जिंदगी का मुकम्मल खाना खराब कर लिया होता अगर तकदीर ने उसे मुबारक अली से ना मिला दिया होता। मुबारक अली फोर्ट के इलाके का दादा था और निहायत खतरनाक मवाली था। ऐसे आदमी के उसके अपनी ही बिरादरी में कोई दुश्मन निकल आए तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इन दिनों तो उसका एक प्रतिद्वंदी उसका खून कर देने को लालायित था। उन दिनों तो उसके एक प्रतिद्वंदी ने उसका खून कर देने की बाकायदा घोषणा की हुई थी, जिसकी वजह से वह जहां भी जाता था एक सशस्त्र बॉडीगार्ड को साथ लेकर जाता था। मुबारक अली का वह प्रतिद्वंदी उसका खून करने में कामयाब हो ही गया होता अगर जॉर्ज सेविस्टन ने ऐन वक्त पर उसे सिर पर मंडराते खतरे से आगाह न कर दिया होता। मुबारक अली अपने सशस्त्र बॉडीगार्ड के साथ जामा मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहा था और वहीं सड़क पर किसी की जेब काटने की फिराक में जॉर्ज सेविस्टन मंडरा रहा था, जबकि उसने एक अजीब नजारा देखा था। सड़क पर एक अंधा आदमी छड़ी टेकता हुआ मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ आ रहा था। उस रास्ते में सड़क पर कीचड़ और बरसाती पानी से भरा एक चौड़ा खड्डा था। छड़ी टेक कर चलता हुआ अंधा उस खड्डे के दहाने पर पहुंचने से भी पहले जब उससे कतरा कर गुजरने लगा तो जॉर्ज को यह बात बड़ी अजीब लगी। कैसा अंधा था वो जो खड्डे को छड़ी से टटोलने की नौबत आने से पहले ही जान चुका था कि आगे खड्डा था। उस अंधे को मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ आते देखकर मुबारक अली के बॉडीगार्ड ने भी देख लिया था, लेकिन उसने यह बारीकी नहीं भांपी थी। उसने यह सोचकर लगभग फौरन ही उधर से नजर हटा ली थी कि आखिर एक अंधा उसके एम्प्लॉयर का क्या बिगाड़ सकता था। जॉर्ज की तवज्जो तो पहले ही अंधे की तरफ जा चुकी थी। उसने यह भी नोट किया कि अंधे की काला चश्मा चढ़ी आंखें ऐन मुबारक अली की तरफ टिकी हुई थी। तभी किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर जॉर्ज एकाएक गला फाड़कर चीख उठा, भाईजान बचिए।
अंधा तब तक छड़ी फेंक चुका था और उसके हाथ में पिस्तौल प्रकट हो चुकी थी। अगले ही क्षण स्पष्ट हो गया कि उसका निशाना मुबारक अली था। अंधे की अंधाधुंध चलाई गोलियों से मुबारक अली जॉर्ज की वार्निंग की वजह से ही बचा। वार्निंग सुनते ही उसने अपने आप को सीढ़ियों पर ना गिरा दिया होता तो अपने बॉडीगार्ड की तरह वह भी वहीं धराशायी हुआ पड़ा होता। अपना मिशन फेल होता पाकर अंधा वहां से भागा तो जॉर्ज सेबिस्टन यूं उसके रास्ते में आ गया कि दोनों एक दूसरे से उलझे उलझे सड़क पर गिर गए। तब तक मुबारक अली ने अपने आक्रमणकारी को आ दबोचा था और अपने चाकू से उसका पेट फाड़ दिया। जॉर्ज से वह गले लगकर मिला। 2 साल पहले की उस घटना के बाद से आज तक जॉर्ज सेबिस्टन मुबारक अली की छत्र छाया में पल रहा था। मुबारक अली ने उसे रोजी रोटी कमाने के लिए न सिर्फ टैक्सी लेकर दी थी बल्कि और भी कितनी ही सुख सुविधाएं उसके लिए पैदा कर दी थी। जॉर्ज भी उसका ऐसा मुरीद बना था कि वह मुबारक अली की सरपरस्ती के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुबारक अली भी अब उसका इतना आदी हो चुका था कि कितनी ही बातों में पूरी तरह से जॉर्ज पर निर्भर करने लगा था। उस घड़ी मुबारक अली उसकी टैक्सी में बैठा था और जॉर्ज उसके निर्देश पर टैक्सी स्टैंड के टेलीफोन से सतीश आनंद को फोन कर रहा था। फोन करके वह टैक्सी में लौटा। वो खुद चेंबूर पहुंच जाएगा, उसने मुबारक अली को बताया। बढ़िया, मुबारक अली बोला। अब खड़ा पारसा चल, जामवंत राव को साथ लेने का है। जॉर्ज ने सहमति में सिर हिलाया और टैक्सी को सड़क पर दौड़ा दिया। डॉक्टर दस्तूर इमरजेंसी के मेन गेट पर ही खड़ा था जबकि एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। तब तक वो हॉलनाक टेलीफोन कॉल आए 1 घंटा बीत चुका था और कथित एक्सीडेंटल केस किसी भी क्षण वहां अपेक्षित था। उस दौरान वह भीतर ही भीतर नारकीय यातना भुगत रहा था। कई बार उसके मन में आया था कि वह पुलिस को खबर कर दे, लेकिन जब उसे वहशी दरिंदे के हाथ में फंसी अपनी फूल सी बच्ची और उसकी ममतामयी मां का ख्याल आता था तो जबरन उसे पुलिस को खबर करने का वह ख्याल अपने जहन से धकेल देना पड़ता था। टैक्सी में से एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत नौजवान लड़की बाहर निकली। जरूर वही था, फर्जी एक्सीडेंटल केस। उन पर निगाह पड़ते ही डॉक्टर दस्तूर मन ही मन बोला, साहब। बूढ़ा बोला, भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, आदमी मर रहा है, जल्दी कुछ करवाइए। दस्तूर ने इमरजेंसी के रिसेप्शन पर बैठे युवक को आदेश दिया, यह केस मैं खुद हैंडल करूंगा, जल्दी करो। यस सर, युवक बोला। आनंद फानंद टैक्सी के भीतर पड़े खून से लथपथ श्याम डोंगरे को स्ट्रेचर पर और फिर स्ट्रेचर को भीतर इमरजेंसी कक्ष में पहुंचाया गया। उस काम के लिए डोंगरे दर्जनों आदमी मुहैया कर सकता था, लेकिन इकबाल सिंह की धमकी के जरे साए उसने खुद ही इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया था। दस्तूर को खुद केस हैंडल करता पाकर ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर डॉक्टर और दस्तूर की पसंदीदा नर्स शीला वहां पहुंच गई। आप बाहर जाकर और केस देखिए, डॉक्टर दस्तूर जूनियर डॉक्टर से बोला। आप बाहर जाकर और केस देखिए, डॉक्टर दस्तूर जूनियर डॉक्टर से बोला। मेरे लिए शीला की मदद काफी होगी। यस सर, जूनियर डॉक्टर दस्तूर के फैसले पर तनिक हैरान होता हुआ बोला। जूनियर डॉक्टर वहां से चला गया तो डॉक्टर दस्तूर शीला से बोला, तुम जरा मेरे ऑफिस में आकर मेरा ब्रीफकेस उठा लाओ। सर, शीला बोली, मैं किसी ऑर्डरली को नहीं, खुद जाओ। दस्तूर सख्ती से बोला, ऑर्डरली ऑफिस में छेड़खानी करेगा। यस सर। यह कहकर नर्स वहां से विदा हुई तो डॉक्टर दस्तूर ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसका ऑफिस अस्पताल की 5वीं मंजिल पर इंटेंसिव केयर यूनिट के पहलू में था। डोंगरे उठकर बैठा। उठो नहीं बेवकूफ, डॉक्टर दस्तूर सांप की तरफ फुफकारा। शीशे से दिखाई देता है। डोंगरे फिर लेट गया। फिर डॉक्टर उसके चेहरे पर फैला खून पोंछने लगा। मेरी फैमिली किस हाल में है? डॉक्टर धीरे से बोला। एकदम चौकस हाल में, डोंगरे ने कहा। तुम्हें कैसे पता? आपको फोन मैंने ही किया था। आपकी बेटी और बीवी मेरे आदमियों की देखरेख में है, जो कि मेरे हुक्म के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते। डॉक्टर उसके सिर पर पट्टी लपेटने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर पट्टी लपेटता रहा। कुछ क्षण बाद फिर दस्तक हुई। आंखें बंद कर लो, डॉक्टर दस्तूर बोला, और बेहोश दिखाई देने की कोशिश करो। डोंगरे ने होले से सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सर, शीला बोली, ब्रीफकेस ऑफिस में तो नहीं है, मैंने अलमारी में बंद कर दिया होगा। डॉक्टर दस्तूर बोला, यह पेशेंट बहुत खस्ता हालत में है, खोपड़ी पर गहरी चोट लगी है। मैंने जख्म सी दिया है, लेकिन पेशेंट के दिमाग पर असर हो गया मालूम होता है।
यह इंटेंसिव केयर के काबिल केस है, इसे ऑक्सीजन अभी की अभी लगाओ और इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचाने का इंतजाम करो। यस सर। डॉक्टर दस्तूर की देखरेख में स्ट्रेचर ट्रॉली पर पड़ा डोंगरे 5वीं मंजिल पर ले जाया गया। वहां गलियारे में आधी दर्जन पुलिसिये मौजूद थे, उसमें खुद थानाध्यक्ष पटवर्धन भी था। पटवर्धन ने आदतन संदिग्ध भाव से अस्पताली लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचते स्ट्रेचर को देखा। एक ऑर्डरली स्ट्रेचर धकेल रहा था, दूसरा ऑक्सीजन के सिलेंडर का पहियों वाला स्टैंड ट्रॉली के साथ साथ ठेल रहा था। नर्स अपने कंधों से ऊंची किए ड्रिप की बोतल थामे थी और गंभीरता की प्रतिमूर्ति बना डॉक्टर दस्तूर उनके साथ चल रहा था। पटवर्धन को अस्पताल की रोजमर्रा की जिंदगी का वह एक सहज स्वाभाविक दृश्य लगा। ऊपर से लाव लश्कर में खुद डॉक्टर दस्तूर था, इंटेंसिव केयर यूनिट इंचार्ज, जिसका परिचय वह पहले ही प्राप्त कर चुका था। नर्स शीला को भी वह बाखूबी जानता था। उसने दरवाजे पर तैनात हवलदार को संकेत किया। हवलदार ने दरवाजा खोला। स्ट्रेचर के साथ सब लोग भीतर दाखिल हुए तो पटवर्धन ने उनके साथ भीतर कदम रखा। आखिर कमिश्नर साहब की खास हिदायत थी कि किसी को भी अकेले भीतर न जाने दिया जाए। वह 10 बेड वाला यूनिट था, जहाँ की उस वक्त केवल 2 बेड खाली थे। भीतर बेडों की 5-5 की 2 कतारों के बीच में कुर्सी मेज लगाए एक नर्स बैठी थी। यहाँ की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर बाहर गलियारे के सिरे पर मौजूद ड्यूटी रूम में बैठता था। पूरी सावधानी के साथ डोंगरे को एक खाली बेड पर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर सब लोग वहां से विदा हो गए। इंटेंसिव केयर यूनिट का दरवाजा पहले की भांति बंद हो गया। उसकी 8 खिड़कियां पहले ही मजबूती से भीतर से बंद थी, लेकिन पुलिस के भरपूर इंतजामात के बावजूद शिहोन की कजा उससे 2 ही बेड परे डोगरे की सूरत में वहां मौजूद थी। पुलिस सुरक्षा चक्र में छेद हो चुका था। जामवंत राव डोप एडिक्ट था। हेरोइन और स्मैक के नामुराद नशों ने उसकी मुकम्मल जिंदगी का खाना खराब कर दिया था, लेकिन वह फिर भी डोप एडिक्ट था। वह कॉलेज ग्रेजुएट था, पूना के इज्जतदार मराठा परिवार का कुलदीपक था, एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील बीवी का पति था, लेकिन डोप एडिक्ट था। बुरी सोहबत ने उसका जीवन नर्क बना दिया था। मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते थे, इसलिए 2 सदस्यों का उनका परिवार बड़े सुख से रहता था। फिर स्मैक के नशे ने जामवंत राव की जिंदगी में कदम रखा तो पारिवारिक सुख शांति उनके स्वर्ग समान पर से रुखसत हो गई थी। पहले उसकी नौकरी छूटी। वह प्रीमियम वार्ड सर्विस में असिस्टेंट की नौकरी करता था और कोई 2500 रुपए तनख्वाह पाता था। अपनी काबिलियत की वजह से अपनी पिछली नौकरी से 2 गुना तनख्वाह की वह नौकरी उसे मिली थी और अपनी स्मैक की आदत की वजह से वह नौकरी उससे छीनी थी। वार्ड का मैनेजर भोसले उसे पिछली नौकरी से ही जानता था, उस पर मेहरबान था, उसी ने उसे वह नौकरी दिलाई थी और फिर यही पहला शख्स था जिसे जामवंत राव पर डोप एडिक्ट होने का शक हुआ था। तब कोई 6 महीने पहले उसे पहली वार्निंग मिली थी। तभी पहली बार उसके मन में वॉल्ट लूटने की वर्तमान योजना का प्रमुख आधार बना था। वॉल्ट में उसका काम नए ग्राहकों को लॉकर अलॉट करना था, इसलिए जो लॉकर खाली था उनकी ग्राहक वाली चाबियां भी उसी के अधिकार में होती थी। पहली वार्निंग के बाद यह शैतानी ख्याल उसके जहन में आया था कि लॉकर की चाबी ग्राहक के हवाले होने से पहले ही अगर वह उसकी डुप्लीकेट चाबी तैयार कर ले तो बाद में वह कभी भी मौका देखकर चुपचाप ग्राहक का लॉकर खोल सकता था, क्योंकि लॉकरों की मास्टर की तो पहले से ही उसकी कस्टडी में होती थी। उस वक्त तक वॉल्ट में अभी 100 से ऊपर लॉकर उपलब्ध थे। आइंदा 3 महीनों में उसने मास्टर की और 60 लॉकरों की चाबियों की डुप्लीकेट तैयार करवा ली। उन 3 महीनों में ये 60 के 60 लॉकर ग्राहकों को अलॉट भी हो गए। डुप्लीकेट चाबी 2-3 रुपए में होने वाला काम था, लेकिन उसे प्रति चाबी 100 रुपए की फीस भरनी पड़ी थी। चाबी बनाने वाला कारीगर पहली चाबी की शक्ल देखते ही भांप गया था कि चाबी किसी लॉकर की थी और किसी शरारती काम की नीयत से बनवाई जा रही थी। बहरहाल हर चाबी ऐसी बनी थी कि असली और नकली में फर्क करना मुहाल था। इसी प्रकार उसने वॉल्ट के प्रवेश द्वार की कई फुट लंबी 2 चाबियों की डुप्लीकेट भी तैयार करवा ली थी। हालांकि यह काम मुश्किल था, क्योंकि उन चाबियों में से एक खुद मैनेजर के पास रहती थी, लेकिन किसी प्रकार वह पहली चाबी का वैक्स इंप्रेशन और फिर उससे डुप्लीकेट चाबी बनवाने में कामयाब हो गया था। वॉल्ट की सीढ़ियों के दाहिने पर लगे दरवाजे की चाबी बनवाना निहायत मामूली काम साबित हुआ था। फिर जब वह कोई एकाध लॉकर खोलकर भीतर हाथ साफ करने की तैयारी कर ही रहा था तो उसे नौकरी से जवाब मिल गया था। उसने मैनेजर की नशा छोड़ने की बाबत वार्निंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। नतीजा नशों के सख्त खिलाफ मैनेजर ने उसकी नौकरी से बर्खास्तगी की
ऊपर सिफारिश की थी जो कि मैनेजमेंट ने कबूल कर ली थी। स्मैक और डुप्लीकेट चाबियों पर खर्चा करता करता कंगाल हो चुका जामवंत राव तनख्वाह से भी गया। उसने कोई और नौकरी हासिल करने की बेमन से थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन काम न बना। अधिकतर लोग तो उसकी सूरत देखकर ही उसके डोप एडिक्ट होने का शक करने लगते थे। यही गनीमत थी कि वह कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। अगले 3 माह में उसने बीवी की तनख्वाह के सहारे 60 लॉकरों की डुप्लीकेट चाबियों के किसी तिलस्मी इस्तेमाल के सपने देखते काटे। उसी दौरान नशे की तरंग में एक बार उसने चाबियों का जिक्र अपने दोस्त सतीश आनंद से किया। सतीश आनंद ने उसे आगे मुबारक अली से मिलवाया और मुबारक अली से मिलने वाले का उसके शागिर्द जॉर्ज सेबेस्टियन से मिलना लाजिमी होता था। यह उसे बाद में पता चला कि मुबारक अली एक खतरनाक मवाली था और फिल्मों में एक्स्ट्रा सप्लाई करने वाले एक आदमी का एजेंट था। यह वो धंधा था जो कि उसने निश्चित रूप से पुलिस के प्रकोप से बचने के लिए मात्र दिखावे के लिए पकड़ा हुआ था। ये चारों मिले, बेतकल्लुफ हुए तो वॉल्ट टूटने की उस खतरनाक योजना की रूपरेखा तैयार होने लगी, जिसके किसी अंजाम तक पहुंचने की अब जाकर कोई उम्मीद बनी थी। पिछले 3 ही महीनों में उसके घर के हालात बहुत खस्ता हो गए थे। परिवार की आय का साधन केवल उसकी बीवी अंजना की 1500 रुपए तनख्वाह रह गई थी, जो वह एक प्राइवेट कंपनी में स्टेनो की नौकरी करके कमाती थी। उनमें से आधी की तो जामवंत राय स्मैक पी जाता था और बाकी आधी पेट की ज्वाला शांत करने के लिए कतई नाकाफी साबित होती थी। उसकी बीवी रो धोकर फरियाद करती कि वह कोई नौकरी करे ना करे, कोई रुपया पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन भगवान के वास्ते उस नामुराद नशे से किनारा कर ले। जवाब में वह हमेशा हामी भरता था और अपनी बीवी से 1-2 दिन की मोहलत मांगता था। अंजना अब उससे इस कदर निराश हो चुकी थी कि उसने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। जामवंत राव नशे में भावुक हो जाता था, बीवी के पहलू से लगकर जार जार रोने लगता था और फिर उसको आइंदा बेतहाशा खुशहाली के वो सब जबाग दिखाने लगता जिन्हें सुन सुनकर अंजना के कान पक गए थे। उस रोज जामवंत राव घर पर लौटा ही था कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उसने चौखट पर मुबारक अली को खड़ा पाया। दोनों में कुछ कानाफूसी हुई जो कि पीछे पलंग पर लेटी अंजना ना सुन पाई। फिर मुबारक अली को भीतर बुलाने का कोई उपक्रम किए बिना जामवंत राव ने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी बनियान लुंगी उतारकर कमीज पतलून पहनने लगा। अब कहाँ चले इतनी रात को? अंजना आहत भाव से बोली। कहीं काम पर जाना है। जामवंत राव जूते पहनता हुआ बोला। उस मवाली के साथ? वो मवाली नहीं है तो स्मगलर होगा, डोप एजेंट होगा। वो मेरा दोस्त है और कहीं नौकरी के लिए मेरी सिफारिश लगवाने वाला है। आधी रात को? अभी 11 भी नहीं बजे हैं। अब के गए कब लौटोगे? सुबह जाना? नहीं, अभी जाना जरूरी है। अंजना ने एक आह भरी। आह सुनकर जामवंत राव ने अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर बड़े विनयशील स्वर में बोला, अंजना मेरा विश्वास करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ घर की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। आज मेरा वक्त खराब है अंजना, लेकिन देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया मेरे कदमों पर झुकी होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें दौलत के अंबार से ढक दूंगा। मेरी जिंदगी में तो क्या आएगा ऐसा दिन? अंजना के स्वर में ऐसी कराह थी कि जामवंत राव से यह कहते ना बना कि वो दिन जरूर आएगा, बल्कि वह हड़बड़ाकर खिसियाकर परे देखने लगा। जल्दी लौटने की कोशिश करना, अंजना बोली। तुम जानते हो कि तुम घर से बाहर हो तो मुझे नींद नहीं आती। मैं बस गया और आया, वह बोला। वह बाहर निकल गया। अंजना दरवाजा बंद करने के लिए उसके पास पहुंची तो थोड़ी देर वहीं ठिठकी खड़ी रही। उसने अपने पति की चाल को सीढ़ियों के मोड़ पर ठिठकते देखा। उसने उसे एक पुड़िया सी खोलकर उसे सूंघते देखा तो उसके कपोलों पर एकाएक आंसुओं की 2 बूंदें ढलक पड़ी। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। सीढ़ियों के नीम अंधेरे में ठिठके खड़े जामवंत राव को नहीं पता था कि उसकी बीवी उसे देख रही थी। हजारा सिंह से हासिल हुई भूरे कागज से लिपटी हेरोइन को उसने अपने नथुनों में उतारा। तुरंत उसके मस्तिष्क में अनार सा फूटा और उसके सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने बड़े संतुष्टिपूर्ण भाव से गर्दन हिलाई और बाकी बची हेरोइन को उसने वापस भूरे कागज में लपेटकर पतलून की जेब के सबसे गहरे कोने में धकेल दिया। फिर वह यूं दृढ़ता से सीढ़ियों के दहाने पर उसकी प्रतीक्षा में खड़े मुबारक अली की तरफ बढ़ा जैसे हेरोइन के उस डोज ने उसके भीतर कुल जहां से लड़ने की कुव्वत पैदा कर दी हो। एक करहा की आवाज इंटेंसिव केयर यूनिट के स्तब्ध वातावरण में गूंजी। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने अपने हाथ में थमी पत्रिका पर से सिर उठाया। करहा उसे फिर सुनाई दी। वह उठकर खड़ी हुई और उन 9 बेडों पर निगाहें दौड़ाने लगी जिन पर मरीज मौजूद थे। नया मरीज करा रहा था। नर्स के माथे पर बल पड़ गए। डॉक्टर दस्तूर ने कहा था कि उसे सिडेटिव का इंजेक्शन दिया जा चुका था।
ऊपर से ऑक्सीजन लगी हुई थी। उस लिहाज से उसे वहां आगमन के आधे घंटे बाद ही कराहने नहीं लग जाना चाहिए था। उसका यूं कराहना उसकी नाजुक हालत की तरफ एकाएक खतरनाक इशारा करने लगा। वह लपक कर डोंगरे के बेड पर पहुंची। क्या बात है? वह सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोली। क्या महसूस हो रहा है? डोंगरे ने बड़ी मेहनत से आंखें खोली। उसके होठ फड़फड़ाए। क्या कहना चाहते हो? नर्स बोली। डोंगरे के होठ फिर फड़फड़ाए। मरीज कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। फिर एक दो अस्पष्ट से शब्द मरीज के होठों से निकले। नर्स नीचे झुकी। उसने अपना एक कान एन मरीज के होठों के करीब कर दिया और फिर बोली, अब कहो क्या कहना चाहते? अगले ही क्षण नर्स की नाजुक गर्दन डोंगरे के मजबूत हाथों में थी। बाकी के शब्द नर्स के गले में ही घुटकर रह गए। डोंगरे ने सूखी टहनी की तरह नर्स की गर्दन मरोड़ दी। उसको अपनी पकड़ में निश्चेष्ट होता पाते ही वह फुर्ती से उठकर बैठ गया। ड्रिप और ऑक्सीजन की नलकियां उसने उधेड़कर अपने जिस्म से अलग कर दी। फुर्ती से उसने नर्स को बेड पर अपनी जगह लिटा दिया और उसके शरीर को सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। फिर वह पलंग की पीठ की ओट में उकड़ू होकर बैठ गया। यूनिट के दरवाजे के ऊपरले आधे भाग में शीशे लगे हुए थे और उन शीशों में से गाहे बगाहे कोई ना कोई पुलिसिया भीतर झांकता रहता था। वह कुछ क्षण प्रतीक्षा करता रहा। उस दौरान उसने अपने सिर के इर्द गिर्द पगड़ी की तरह लिपटी पत्तियां उतार दी। फिर वह उकड़ू उकड़ू चलता आगे बढ़ा। शी हॉर्न कौन से बेड पर थी उसे नहीं पता था। वह उसकी बेड के अगल बगल की बेडों पर नहीं थी। यह वह पहले ही कनखियों से देख चुका था। शी हॉर्न उसे दरवाजे के करीब दाईं ओर की पहली बेड पर मिली। उसकी बेड के पहलू में उसने धीरे से सिर उठाया। शी हॉर्न का चेहरा राख की मानिंद सफेद और बेहिस पड़ा था। ड्रिप की बोतल में से उठते बुलबुलों से ही मालूम होता था कि वह जिंदा थी। डोंगरे ने एक सतर्क निगाह दरवाजे की तरफ डाली और फिर अपने दोनों हाथ बढ़ाकर एक हाथ से लड़की का गला और दूसरे से उसका मुंह दबा दिया। लड़की केवल एक बार जोरों से तड़पड़ाई और फिर उसका शरीर निश्चेष्ट होता चला गया। जिंदगी के साथ जिस बहुत ही नाजुक डोरी से वह जुड़ी हुई थी वह डोरी टूट गई। ड्रिप की बूंदें स्थिर हो गई थी और बोतल से बुलबुले उठने बंद हो गए थे। शी हॉर्न मर चुकी थी। वह उठकर सीधा खड़ा हुआ था। दबे पांव चलता वह कोने की खिड़की के करीब पहुंचा। उस खिड़की के पास खड़ा हुआ दरवाजे के शीशों में से दिखाई नहीं दे सकता था, लेकिन नर्स को अपनी सीट पर से गायब पाकर किसी को शक हो सकता था और भीतर का जायजा लेने की नीयत से कोई दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो सकता था। उसे फौरन वहां से कूच कर जाने की जरूरत थी। उसने हौले से खिड़की खोली और बाहर गर्दन निकालकर नीचे झांका। नीचे नीम अंधेरे में इमारत के पहलू के साथ साथ उसे दो पुलिसिये टहलते दिखाई दिए। वह कुछ क्षण हिचकिचाता रहा और फिर खिड़की की चौखट पर चढ़कर पड़ली तरफ प्रोजेक्शन पर उतर गया। प्रोजेक्शन बहुत संकरा था और बड़ी कठिनाई से वह उस पर खड़ा हो पा रहा था। उसने अपने पीछे खिड़की को बंद किया और दीवार के साथ चिपका चिपका प्रोजेक्शन पर इंच इंच करके इंटेंसिव केयर यूनिट की खिड़कियों से परे सरकने लगा। वह अगले कमरे की खिड़की पर पहुंचा। खिड़की उसने मजबूती से बंद पाई। वह और आगे बढ़ा। उसे हर खिड़की भीतर की तरफ से बंद मिली। उसी प्रकार प्रोजेक्शन पर सरकता हुआ वह इमारत के कोने तक पहुंच गया। वहां उसके हाथ परनाले के पाइप से टकराए। वह पाइप को अपने हाथों और घुटनों के बीच पकड़कर इंच इंच नीचे सरकने लगा। वह प्रोजेक्शन पर चलने से भी ज्यादा जोखिम का काम था, लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। पाइप के सहारे बड़े सब्र और मेहनत के साथ सरकता हुआ वह चौथी मंजिल के लेवल पर पहुंचा। वहां की एक खिड़की खुली थी। उसने सावधानी से भीतर झांका। वह नर्सों का ड्यूटी रूम था। भीतर दो नर्सें बैठी थी। दोनों की उसकी तरफ पीठ थी। वह निशब्द कमरे के भीतर कूद गया। नर्सों के कान पर जू भी नहीं रेंगी। वह दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाजा खुला और एक मैट्रन ने भीतर कदम रखा। डोंगरे को जैसे सांप सूंघ गया। मैन, मैट्रन उसे डांटती हुई बोली, तुम इधर क्या करता है? चलो बाहर निकलो। डोंगरे बौखलाया सा दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैट्रन नर्सों पर बरसी। मैं तुम्हारे को कितनी बार बोला कि इधर किसी आदमी का आना नहीं मांगता। लेकिन मैडम, एक नर्स हैरानी से बोली, वह आदमी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैट्रन बोली, यही बोलेगा ना, दूसरी नर्स का बॉयफ्रेंड है। अब तुम दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। एक बोलेगा दूसरे का बॉयफ्रेंड है, दूसरा बोलेगा पहले का बॉयफ्रेंड है। लेकिन मैडम, जास्ती बात नहीं मांगता। इधर किसी आदमी लोग को नहीं बुलाने का है। यह जनाना वार्ड है मालूम, लेकिन बॉयफ्रेंड से मिलने का है तो ड्यूटी के बाद में। अपनी किस्मत पर खुद इश्क
रश्क करता और मैट्रन को पीछे बकता झकता छोड़कर डोंगरे यूं पहले उस फ्लोर से और फिर अस्पताल से बाहर निकल गया जैसे पिक्चर छूटने पर सिनेमा हॉल से बाहर निकला जाता है। मुबारक अली ने संदिग्ध भाव से विमल को देखा। यह सोहल है? वो बोला। हाँ, पलंग पर अधलेटा पड़ा। तुकाराम बोला। लगता तो नहीं? कतई नहीं लगता, जॉर्ज सेबिस्टन बोला। कुछ अरसा पहले इश्तिहारी मुजरिम के तौर पर सोहल की सूरत के सारे शहर में पोस्टर लग रहे थे, तो उन पोस्टरों वाली सूरत से तो इस शख्स की सूरत कतई नहीं मिलती। हाँ, जामवंत राव पुरजोर लहजे में बोला। विमल खामोशी से पाइप के कश लगा रहा था। उसने सतीश आनंद की तरफ देखा। तुम भी तो कुछ बोलो भाई। वो बोला। तुम्हारे जोड़ीदार इतने चहक रहे हैं, तुम खामोश रहोगे तो इनसे पीछे रह जाओगे। आनंद खामोश रहा। वह साफ साफ बिना इस बात पर विचार किए कि वह सोहल था या नहीं, उससे प्रभावित दिखाई दे रहा था। यह सोहल है, तुकाराम सहज स्वर में बोला। तो मुबारक अली जिद भरे स्वर में बोला। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पोस्टर से इसकी शक्ल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि, तुकाराम बोला, पोस्टर वाली सूरत बहुत पुरानी थी। वक्त के साथ साथ इंसानी सूरत में बहुत तब्दीलियां आ जाती है। लेकिन और फिर अगर वह सोहल नहीं भी है तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुबारक अली बोला। मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं सोहल की सरदारी कबूल कर सकता हूं, किसी एरे गेरे की नहीं। मुबारक अली। तुकाराम अपलक उसे घूरता हुआ बोला। तू मेरे को एरा गेरा बोला? मैं? मुबारक अली सक पकाया। तुम्हारे को ऐसा कब बोला मैं? बाप, इधर तू किसके पास आया है? तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि तू मेरे को अपनी सरदारी के काबिल मानता है। वो तो है। अगर मेरी टांग ना टूटी होती तो इस जुबान दराजी की नौबत ना आती, तो अब तक तेरी स्कीम का पास फेल जो भी हल निकलना होता निकल भी चुका होता। वो तो ठीक है, लेकिन बाप, यह आदमी। मुबारक अली, मैं तेरे को बोला कि यह सोहल है। या तो तू इसे सोहल कबूल कर और या मुझे इस बाबत झूठ बोलने का कोई फायदा बता। अगर तू मेरी तुकाराम की बात पर विश्वास नहीं कर सकता तो यहाँ खाली पीली अपना टाइम बर्बाद मत कर। उठकर अपने घर जा। चल उठ, तुम भी चलो भाई लोगों। किसी ने उठने का उपक्रम ना किया। चारों की व्याकुल निगाहें आपस में मिली। फिर आंखों ही आंखों में उनमें कोई मंत्रणा हुई। एक गुस्ताखी। फिर मुबारक अली विनयशील स्वर में बोला। माफी हो तो कुछ बोलूं बाप? कोई गुस्ताखी नहीं मांगता। तुकाराम सख्ती से बोला। हाँ बोल या ना बोल। हाँ है तो इधर बैठ, ना है तो फुट। बाप। मुबारक अली विमल की कोहनी छूता हुआ बोला। मैं तेरे को बोला। अरे तुकाराम चिल्लाया। कहा ना। विमल ने हाथ उठाकर तुकाराम को चुप रहने का संकेत किया और फिर मुबारक अली से बोला। क्या कहना चाहते हो? कुछ अर्सा पहले इधर कमाटीपुरे में पीटर नाम का एक टैक्सी ड्राइवर होता था। वो नशे में अक्सर बॉम्ब मारता था कि उसने सोहल को मारा था। उसने नूरपुर के, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, समुद्र तट पर सोहल की छाती में ये लंबा। मुबारक अली ने अपना बायां हाथ फैलाकर दाएं हाथ से अपनी कोहनी छुई। बर्फ काटने वाला सुआ उतार दिया था। बाप, अगर पीटर सच बोलता था और तू सोहल है तो तू पीटर को जानता होगा। जानता था। विमल बोला। उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में मैं पीटर को जानता था। वह मरा कैसे? मैंने उसे शूट किया था। कहाँ? बरसोवा बीच पर। क्यों? क्यों का क्या मतलब? विमल उसे घूरता हुआ बोला। जिस आदमी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी उसे क्या मुझे जिंदा छोड़ देना चाहिए था? वो सच में तुम्हारी छाती में सुबह से वार किया था। हाँ बाप, फिर भी तू बच गया है ना। कमाल की बात। मेरे को तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई यार तुम्हारी छाती पर हुआ होगा, ऐसा कोई वार तुम्हारी छाती पर हुआ होगा। कर लो विश्वास। बाप, क्या सच में ही एक नंबर का हरामी है यह मुबारक अली? तुकाराम झल्लाकर बोला। साफ साफ जुबान से नहीं भौंक रहा, लेकिन असल में यह तेरी छाती पर हुए उस वार का निशान देखकर तस्दीक करना चाहता है कि तू सोहल है। नहीं, विमल तनिक मुस्कुराकर बोला। अपनी वो रट यह छोड़ चुका है। अब इसे वैसे ही यकीन है कि मैं सोहल हूं, तभी तो अभी तक यहाँ बैठा है। क्यों मियां? मुबारक अली के चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। एकाएक विमल उठ खड़ा हुआ। वागले, वह सख्ती से बोला। ये लोग जा रहे हैं, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। हम कहीं नहीं जा रहे। एकाएक मुबारक अली का लहजा बदल गया। वह व्यग्र भाव से बोला। बैठो बाप। विमल ने बैठने का उपक्रम ना किया। प्लीज, आनंद बोला। अपन अपनी स्कीम बोलता है। मुबारक अली बोला। वो क्या है कि? विमल बैठ गया। अब मुंह क्या देखता है? मुबारक अली अपने शागिर्द पर झल्लाया। नक्शा निकाल। जॉर्ज सेविस्टन ने जेब से एक तह किया कागज निकालकर मुबारक अली को थमाया। यह नक्शा देखो बाप। मुबारक अली वह तय किए हुए कागज को खोलकर अपने घुटनों पर फैलाता हुआ व्यग्र भाव से बोला। यह कोई 5 फर्लांग लंबा बाजार है जो कि जौहरी बाजार के नाम से जाना जाता है।
इसमें इधर यहाँ एक नवी बनी सुनारों की मार्केट है जिसकी बेसमेंट में 500 लॉकरों वाला वॉल्ट है। मेरे पास 60 लॉकरों की वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में नकली चाबियां हैं। डुप्लीकेट कीज, जामवंत राव बोला। फिर मुबारक अली के निर्देश पर जामवंत राव ने बताया कि ये चाबियां उसने कैसे मुहैया की थी और कौन कौन से तालों की डुप्लीकेट चाबियां उसके पास उपलब्ध थी। स्कीम क्या है? विमल तनिक उतावले स्वर में बोला। बाप, मुबारक अली बोला, आजकल जौहरी बाजार का इलाका वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में मजहबी दंगों के लिए बदनाम है। कम्युनल राइट्स। आनंद बोला, सांप्रदायिक दंगे वहां पलक झपकते ही फूट पड़ते हैं। बहुत सेंसिटिव इलाका है वो। वहां कई बार इतना खून खराबा हो चुका है कि इलाके की हवा भारी भी होती लगती है तो पुलिस फौरन वहां कर्फ्यू लगा देती है। वहां ऐसे दंगे फैला देना, मुबारक अली बोला, अपुन के बाएं हाथ का खेल है। यानी कि? विमल बोला, तुम्हारी स्कीम पर अमल करने के लिए जौहरी बाजार के इलाके में कर्फ्यू लगा होना जरूरी है। हाँ, मुबारक अली बोला, तभी तो बाजार सुनसान होगा ना, तभी तो बाजार की दुकानों के ऊपर जो लोग रहते हैं वो घर से निकलने से गुरेज करेंगे। आगे? बाजार दोनों सिरों से खुला है। रात को कर्फ्यू के दौरान बाजार के दोनों सिरों पर 4-4 पुलिसिए बैठे रहते हैं। वैसे उन्होंने बाजार में गश्त भी लगाते रहना होता है, लेकिन अपन खुद देखेला है कि आलस में वो गश्त नहीं लगाते। आजकल बरसातों का मौसम है, जॉर्ज बोला, जो लोग साफ मौसम में गश्त नहीं लगाते बरसात में तो क्या ही लगाएंगे। बाप, मुबारक अली बोला, यह गश्त वाली बात मैं तुम्हारी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में जानकारी के लिए बोला। वैसे उनकी गश्त से हमारी स्कीम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? विमल ने पूछा। क्योंकि हम लोगों को उन पुलिसियों को काबू में करने का है और उनकी जगह अपने आदमी बैठाने का है। विमल सक पकाया। उसने तुकाराम की तरफ देखा। तभी तो तुकाराम धीरे से बोला, 25 प्यादों की जरूरत है। आई सी। विमल पाइप का गहरा कष्ट लगाकर बोला, वॉल्ट में कोई अलार्म वगैरह भी होगा? है? जवाब जामवंत राय ने दिया। वहां ऐसे अलार्म की व्यवस्था है कि वॉल्ट के दरवाजे के साथ कैसी भी कोई भी छेड़खानी हो जाने पर नजदीकी पुलिस चौकी में घंटी बजने लगती है। उस अलार्म को काटने की कोई तो तरकीब होगी तुम लोगों के पास। जामवंत राव ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं है, मुबारक अली बोला, लेकिन अलार्म पड़ा बजता रहे, हमारे को क्या फर्क पड़ेगा? वो कैसे? पुलिस चौकी भी तो हमारे कब्जे में होंगी। क्या? विमल हौलनाक तरीके से चौंका। जौहरी बाजार की अपनी पुलिस चौकी है, जबकि बाजार के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में उत्तरी सिरे पर चौराहे से थोड़े हटकर है। चौकी का इंचार्ज दरोगा समेत वहां 5 या 6 आदमी होते हैं। हम बड़े आराम से उन्हें काबू में कर लेंगे और चौकी पर कब्जा कर लेंगे। चौकी हमारे कब्जे में होगी तो वहां बजती घंटी से क्या फर्क पड़ेगा? हम घंटी के बजते ही उसे चुप करा देंगे। वॉल्ट वालों ने पहरेदारी का कोई अपना इंतजाम नहीं किया हुआ है। वॉल्ट में वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाइट वॉचमैन। जामवंत राव बोला, वही। मुबारक अली बोला, 2 नाइट वॉचमैन होते हैं वहां, उन्हें हम बड़ी आसानी से काबू में कर लेंगे। वो सशस्त्र होंगे? हाँ। अगर उन्होंने गोली वोली चला दी तो रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज सारे बाजार में गूंजेगी। वो आवाज सुनकर अगर वहां रहते परिवारों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो वो फोन भी पुलिस चौकी में ही बजेगा, जो कि हमारे कब्जे में होंगी। फोन कहीं और भी किया जा सकता है। किसी की पुलिस कमिश्नर से वाकफियत हो सकती है। किसी को उस थाने में फोन करना सूझ सकता है जिसके अंडर की जौहरी बाजार वाली चौकी आती है। हम टेलीफोन की केबल भी तो काट देंगे ना बाप? मुबारक अली बोला। टेलीफोन की मेन केबल कट जाएगी। आनंद बोला, तो फोन तो सारे इलाके के ही डेड हो जाएंगे। उनमें वॉल्ट का टेलीफोन भी होगा। तुम लोगों को टेलीफोन की केबल का रूट पता है? हमने मालूम किया है। आनंद बोला, टेलीफोन की केबल उस सारे इलाके में फैले अंडरग्राउंड सीवर रूट से गुजरती है। सीवर का कोई एक मेन होल खोलकर हम भीतर घुस जाएंगे और इलाके के टेलीफोन की फिट करती टेलीफोन की मेन केबल को काट देंगे। जब टेलीफोन की केबल काट सकते हो तो चौकी पर लगी अलार्म बेल तक जाती बिजली की तार क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि सीवर में बिजली की बेशुमार तारें हैं, उनमें से अलार्म बेल की तार छाटना हमारे बस का काम नहीं। बिजली की तमाम तारें एक जैसी है, हम उनमें भेद नहीं कर सकते, लेकिन टेलीफोन की केबल की अपनी अलग पहचान होती है, इसलिए उसे हम बड़ी सहूलियत से काट सकते हैं। आई सी। अब देखो बाप, मुबारक अली एकाएक खुशी से हाथ मसलने लगा। कितनी बढ़िया वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कंडीशन है, जॉर्ज सेबेस्टियन ने कहा। सिचुएशन, जामवंत राव ने संशोधन किया। हाँ वही। मुबारक अली बोला, कितनी बढ़िया सिचुएशन है।
कर्फ्यू की वजह से इलाका सुनसान है, वहां तैनात पुलिस हमरे हैं, चौकी पर हमारा कब्जा है, लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं, वहां से कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता, वहां से कोई टेलीफोन कॉल बाहर नहीं जा सकती। वॉल्ट की अलार्म बेल बजेगी भी तो उसे सिर्फ हमारे आदमी सुनेंगे। वॉल्ट के गार्ड हमारे कब्जे में होंगे, डुप्लीकेट चाबियां हमारे पास तैयार है। हम बड़ी इत्मीनान से वॉल्ट खोलेंगे, उसके 60 लॉकर खोलेंगे और उनका माल निकाल कर रफू चक्कर हो जाएंगे। बाप मुबारक अली का तकिया कलाम था। कैसी लगी स्कीम? अंत में मुबारक अली ने खीसे निपोरी। बेकार, विमल सहज भाव से बोला। मुबारक अली ने यूं शक्ल बनाई जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। उसके चेहरे से खुशी के भाव काफूर हो गए। उसने हाथ मसलने बंद कर दिए। उससे मिलती जुलती ही हालत उसके जोड़ीदारों की हुई। क्या नुक्स है? मुबारक अली भुनभुनाया। नुक्स ही नुक्स है, विमल बोला, लेकिन सबसे बड़ा नुस्ख तो डुप्लीकेट चाबियां हैं जिनसे तुम समझते हो कि लॉकर खोल लोगे। उन चाबियों से लॉकर नहीं खुलने के। क्यों? क्योंकि वॉल्ट के लॉकरों का निर्माण ऐसी पद्धति से होता है कि उनकी डुप्लीकेट चाबी नहीं बनती, चाहे वो कितनी ही चतुराई से क्यों ना बनाई गई हो। हाँ, मक्खी पर मक्खी मारकर भी चाबी बनाई गई हो तो भी डुप्लीकेट चाबी लॉकर में नहीं लगेंगी। कौन कहता है? मैं कहता हूं, लॉकर बनाने वाली कंपनियां कहती है। मुबारक अली ने फिर बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन होठ भींच कर रह गया। फिर उसने जामवंत राव की तरफ देखा। वो क्या है कि? जामवंत राव बोला। चाबी बनाने वाला कहता था कि वो कुछ भी कहता हो, विमल बोला। डुप्लीकेट चाबी लॉकर में नहीं लगनी। लॉकर की चाबी माइक्रोस्कोपिक प्रिसीशन से बनाई जाती है, उसकी हूबहू डुप्लीकेट बन ही नहीं सकती। माइक्रोस्कोपिक क्या? मुबारक अली बोला। प्रिसीशन, विमल बोला, बारीकी, नफासत। मैंने डुप्लीकेट चाबियां, जामवंत राव तनिक आवेशपूर्ण स्वर में बोला, किसी मोड़ पर बैठे लोहार से नहीं बनवाई है। मैंने चाबियां ऐसे कारीगर से बनवाई है जो इन बारीकियों को समझता है। 2-2 रुपए में होने वाले काम के 100 रुपए दिए हैं मैंने। उसने हर डुप्लीकेट चाबी इतनी होशियारी से बनाई है कि असली और डुप्लीकेट में फर्क है या नहीं पता ही नहीं लगता। जरूर नहीं लगता होगा, लेकिन ताले में वो फिर भी नहीं फिट होंगी। किसी चीज को नंगी आंख से देखने में और माइक्रोस्कोप से देखने में बहुत फर्क होता है। माइक्रोस्कोप की आंख के नीचे तुम्हारी डुप्लीकेट चाबी में दर्जनों बल्कि सैकड़ों नुक्स पाए जाएंगे। मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं कि चाबियां लॉकरों में जरूर लगेंगी। इसे मुबारक अली वाली अंग्रेजी में विशफुल थिंकिंग कहते हैं। मैं कहता हूं जो तुम कहते हो वो मैंने सुन लिया है। बार बार एक ही बात दोहराने का कोई फायदा नहीं। यह अटल सत्य है कि तुम्हारी कोई डुप्लीकेट चाबी लॉकर नहीं खोल सकती। लेकिन तुमने अपनी किसी चाबी को किसी लॉकर में आजमाया है? खोलकर देखा कोई लॉकर? नहीं। क्यों? नौबत ही नहीं आई, मौका ही नहीं लगा मेरे हाथ। मेरा ऐसा कुछ कर जाने से पहले ही मैं नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसी चाबी क्या अब नहीं आजमाई जा सकती? तुकाराम ने सवाल किया। अब कैसे आजमाई जा सकती है? जामवंत राव बोला। हम वहां एक लॉकर किराए पर ले लेते हैं, अपना लॉकर खोलने के बहाने। जब हम वॉल्ट में घुसेंगे तो कोई डुप्लीकेट चाबी आजमा कर देख लेंगे। अब जामवंत राव दबे स्वर में बोला, वहां कोई वैकेंसी नहीं है। ओ, लॉकर? आनंद बोला। लॉकर? आनंद बोला। डुप्लीकेट चाबी से खुलता है या नहीं? 1 मिनट के लिए अगर इस मसले को नजरअंदाज कर दें तो और क्या नुक्स है स्कीम में? और नुक्स सुनो, विमल बोला। अभी तुम लोगों ने बाजार के दोनों सिरों पर और चौकी पर तैनात 13-14 पुलिसियों को काबू में करना है और उनकी जगह अपने आदमी बैठाने हैं। पुलिसियों को कत्ल करने का इरादा तो होगा नहीं तुम्हारा? नहीं, मुबारक अली बोला। चेहरों पर नकाब ओढ़कर तो पुलिसियों के सिर पर पहुंचा जाएगा नहीं। नक्को नकाब देखते ही वो अलर्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, यानी कि कई पुलिसिये तुम्हारे कई आदमियों की सूरत से वाकिफ होंगे और तुम्हारे आदमी होंगे सारे के सारे भाड़े के प्यादे। बाद में अगर उनमें से कोई एक भी पकड़ा गया तो क्या वो बाकी सबको नहीं पकड़वा देगा? मुबारक अली के मुंह से बोल ना फूटा। यह तो है बात की बात। ऑपरेशन के दरमियान तुम्हारे 25 प्यादों में से किसी एक की भी हिम्मत दगा दे गई तो भगदड़ का माहौल मच जाएगा। 25 आदमियों को, 25 ऐसे आदमियों को जिनके हौसले, जिनके मिजाज से तुम वाकिफ नहीं, काबू में रखना कोई हंसी खेल नहीं। तुम्हारे प्यादे जब नकली पुलिसिये बने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में तैनात होंगे, फर्ज करो उस वक्त वहां पुलिस के किसी आला अफसर की गश्त हो जाती है, जो कि यकीनन हो सकती है, तो तुम्हारे किराए के आदमी शर्तिया वहां से भाग खड़े होंगे। कोई कुछ ना बोला। तुम कहते हो लोग कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में बंद होंगे, लेकिन इमरजेंसी में कोई कर्फ्यू का खौफ नहीं खाने वाला। इमरजेंसी क्या? मुबारक अली बोला। इतने परिवार वहां रहते हैं, वहां रात को एकाएक किसी का अपेंडिसाइटिस किसी का
अपेंडिसाइटिस तंग कर सकता है, किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है, किसी की बीवी के बच्चा होने वाला हो सकता है, तब क्या वो बावजूद कर्फ्यू घर से बाहर नहीं निकलेगा? ऐसे किसी आदमी को वॉल्ट लुटता होने की भनक पड़ गई तो वह सारे इलाके में जाग करा देगा। किसी को वॉल्ट से क्या मतलब होगा? आनंद बोला। वॉल्ट से मतलब नहीं होगा, लेकिन डकैतों से होगा। विमल बोला। आपके पड़ोस में डाका पड़ रहा हो तो आप हालात से निर्लिप्त होकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते। डकैती एक ऐसे खतरे का नाम है जिससे हर कोई खबरदार होना मांगता है। साहबान, एक बार सिलसिला शुरू हो गया तो सारे शहर में कोहराम मच जाना है। फिर हम सब के सब चूहों की तरह उस बाजार में फंसे होंगे। और आनंद बोला, अभी और भी? विमल घूरकर उसे देखता बोला। आनंद ने कोई जवाब ना दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। और वॉल्ट के दरवाजे पर टाइम लॉक हो सकता है। टाइम लॉक क्या? मुबारक अली बोला। यह एक ऐसा इंतजाम होता है जिसमें एक निश्चित पूर्व निर्धारित वक्त से पहले चाबी लगाकर भी वॉल्ट का दरवाजा नहीं खोला जा सकता। ऐसा कोई इंतजाम वहां नहीं है। जामवंत राव बोला। होता तो तुम्हें खबर होती। हाँ, तुम्हारी नौकरी छूटे 3 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान अगर वहां ऐसा कोई इंतजाम किया जा चुका हुआ है तो क्या तुम्हें खबर होगी? जामवंत राव का सिर स्वयमेव इनकार में हिला। इस दौरान वहां कोई अतिरिक्त अलार्म सिस्टम लगाया जा चुका हो सकता है। नाइट वॉचमैनों के पास वायरलेस सेट हो सकते हैं जिनकी वजह से वे टेलीफोन के मोहताज ही नहीं रहेंगे। ओह दोस्तों, कुछ नहीं रखा इस स्कीम में। बाप मुबारक अली बोला। तू सोहल है, तू खालिश सोहल है। विमल की बेसाख्ता हंसी छूट गई। यानी कि? आनंद धीरे से बोला। वॉल्ट लूटने की कोई तरकीब मुमकिन नहीं? यह मैंने कब कहा? विमल बोला। मैंने कहा है कि वॉल्ट लूटने की यह तरकीब मुमकिन नहीं। यानी कि कोई और तरकीब है? मुबारक अली आशापूर्ण स्वर में बोला। तब तुकाराम और वागले की निगाहें भी सोहल पर टिक गई। मुझे उस अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम में कुछ संभावनाएं नजर आती है जो कि तुम कहते हो कि उस सारे इलाके में फैला हुआ है और जिसमें बिछी टेलीफोन की मेन केबल तुमने अपनी स्कीम के तहत काटनी थी। किसी ने उस सीवर में घुसकर देखा है? हम चारों ने देखा है। मुबारक अली बोला। कितनी क्लियरेंस का सीवर है वो? क्लियरेंस क्या? क्लियरेंस। वैसे हर बात की बाबत पूछते हो कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब किसी बात का नहीं समझते। मुबारक अली ने खीसे निपोड़ी। 5 फुट क्लियरेंस है सीवर में। आनंद बोला। कहीं कहीं कम भी है, लेकिन 4.5 फुट से कम तो कहीं नहीं। पानी कितना रहता है? घुटने घुटने, लेकिन आजकल बरसात का मौसम है, पानी बढ़ भी सकता है। कोई सीवर रूट वॉल्ट के पहलू से गुजरता हो, एकदम सटकर ना सही, थोड़ा फासले से गुजरता हो। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यानी कि नहीं मालूम। चारों के सिर इनकार में हिले। सरदार, तुकाराम असमंजसपूर्ण स्वर में बोला। सीवर के बारे में इतने सवाल क्यों? वॉल्ट बेसमेंट में बता रहे हैं ये लोग। विमल बोला। मैं इस संभावना पर विचार कर रहा था कि क्या सीवर में घुसकर वहां से वॉल्ट तक सुरंग खोदी जा सकती है। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जबकि वो 5 फुट क्लियरेंस वाला सीवर रूट वॉल्ट की इमारत के किसी पहलू के करीब से गुजरता हो। अगर हम ऐसी कोई सुरंग खोदकर वॉल्ट में घुस सके तो हमारी कई मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। मसलन तब हमें 25 प्यादों की अतिरिक्त फौज की जरूरत नहीं होगी। सुरंग खोदने में कोई टाइम लिमिट लगाना जरूरी नहीं होगी, इसलिए वो हम लोग आसानी से खोद लेंगे। यह तो बहुत वक्त खोने वाला काम होगा। वागले बोला। तो क्या हुआ? हमारी कौन सी गाड़ी छूट रही है? सुरंग के रास्ते हम वॉल्ट में घुस भी गए। जामवंत राव ने कहा। तो भी हम लॉकर कैसे खोल लेंगे? मेरी चाबियां तो तुमने फेल कर दी। लॉकर चाबियों से खुलते हैं तो इससे बढ़िया बात और हो ही क्या सकती है। वरना हम लॉकरों को एसिटिलीन डॉट से गला कर खोलेंगे। ओह, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। पहले हमें सीवर रूट्स की मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? यही तो लाख रुपए का सवाल है। जैसी जानकारी हम चाहते हैं वो कोई ज्ञानी व्यक्ति ही हमें मुहैया करा सकता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मिलेगा कहाँ? आनंद के मुंह से निकला। कॉरपोरेशन के दफ्तर में, नगर का निजाम चलाने वाली जो सिविल अथॉरिटी होती है, वहां ऐसी बातों का रिकॉर्ड रखा जाता है। वहां यह जानकारी भी दर्ज होती है कि कहां से पावर केबल गुजर रही है, या कहां से टेलीफोन की लाइन गुजर रही है, वो कहां से वॉल्ट के पुलिस चौकी में बजने वाले अलार्म की तार गुजर रही है, या कहां से वॉल्ट के पुलिस चौकी में बजने वाले अलार्म की तार गुजर रही है। आपको कॉरपोरेशन के दफ्तर में कोई अपने मतलब का आदमी तलाश करके उसे यूं शीशे में उतारना होगा कि उससे हमें हमारी मन माफिक जानकारी हासिल हो जाए। अगर ऐसा कोई आदमी हम ना ढूंढ सके तो? मुबारक अली बोला। या उससे हमें कारामद जानकारी हासिल ना हो सकी? जामवंत राव बोला। या हासिल जानकारी हमारे काम की ही ना हो? आनंद बोला। तो फिर वॉल्ट को और उसको लूटने के ख्याल को नमस्ते। विमल बोला। नमस्ते नहीं होगी। मुबारक अली दृढ़ स्वर में बोला।
नमस्ते नहीं होने देंगे हम बाप, हम वही करेंगे जो तू बोला। हम ऐसा कोई आदमी ढूंढेंगे, पटाएंगे उसे और उससे अपना मतलब निकालेंगे। कब तक? तुकाराम बोला। हफ्ता 10 दिन तो लगेगा ना बाप। ठीक है। फिर महफिल बर्खास्त हो गई। कमिश्नर ने अपने सामने खड़ी नर्स शीला पर एक सरसरी निगाह मारी। वह गंभीरता से बोला, तो डॉक्टर दस्तूर ने खुद ही उस पेशेंट को अटेंड किया, खुद ही अकेले। उन्होंने उसके जख्म की स्टिचिंग की, ड्रेसिंग की और उसे सेडेटिव का इंजेक्शन दिया, राइट? जी हाँ, शीला बोली। इतने सीनियर डॉक्टर ने इन तमाम कामों को अकेले अंजाम दिया? जी हाँ। ऐसा पहले कभी हुआ? जी नहीं, कभी नहीं हुआ। वो पेशेंट वाकई गंभीर रूप से घायल था? मुझे पता नहीं। पता नहीं? मैंने पहले ही कहा कि एन वक्त पर डॉक्टर दस्तूर ने मुझे अपने ऑफिस में अपना ब्रीफकेस लाने के लिए भेज दिया था। ब्रीफकेस में जरूर कोई लाइफ सेविंग ड्रग रहा होगा जो कि डॉक्टर साहब तुरंत उस पेशेंट को देना चाहते होंगे। ब्रीफकेस मुझे उनके ऑफिस में नहीं मिला। अच्छा, उन्हें तो बड़ी फिक्र हुई होगी उसके ना मिलने पर। नहीं, उन्होंने कहा था कि शायद ब्रीफकेस उन्होंने अलमारी में बंद कर दिया था। तो फिर आप अलमारी में से ब्रीफकेस निकालने गई होंगी। नहीं, डॉक्टर दस्तूर ने मुझे दोबारा वापस जाने के लिए नहीं कहा। कमाल है, यानी कि जिस चीज की उन्हें एकाएक बड़ी सख्त जरूरत महसूस हुई वह एकाएक ही गैर जरूरी हो गई। शीला चुप रही। ओके, थैंक यू नर्स, यू कैन गो नाउ। शीला वहां से चली गई तो कमिश्नर ने लाश से ज्यादा सफेद सूरत लिए थर थर कांपते खड़े इंस्पेक्टर पटवर्धन को देखा। कमिश्नर की निगाह पर पड़ने की देर थी कि पटवर्धन की कपकपी और तेज हो गई। यही गनीमत थी कि वह अभी तक अपने पैरों पर खड़ा था। एट ईज इंस्पेक्टर, कमिश्नर धीरे से बोला। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दुश्मन ने वार ही ऐसे तरीके से किया कि तुम्हारी चौकसी किसी काम नहीं आने वाली थी। किसी भी क्षण मुअत्तल किए जाने का हुक्म सुनने को तैयार खड़े पटवर्धन के कानों में कमिश्नर के यह शब्द अमृत की बूंदों की तरह टपके। सर, वह हकलाता हुआ बोला, वो इंटेंसिव केयर यूनिट का नया केस फर्जी था, वही वारदात कर गया। हाँ, लेकिन सर, डॉक्टर दस्तूर को तो सूझना चाहिए था कि वो शख्स सूझना चाहिए था। एकाएक तुम्हें भी बहुत काबिलियत की बातें सूझने लगी है। डॉक्टर दस्तूर को यहां बुला कर लाओ। डॉक्टर दस्तूर वहां पहुंचा तो कमिश्नर ने उठकर उससे हाथ मिलाया और उससे अपने करीब की कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया। फिर पटवर्धन को वहां से रुखसत कर दिया। कमिश्नर कुछ क्षण अपलक डॉक्टर दस्तूर को देखता रहा और फिर बोला, क्या प्रेशर था आप पर? जी? डॉक्टर दस्तूर चौंका। आप एक सीनियर जिम्मेदार उम्रदराज डॉक्टर हैं। किसी मुजरिम की मदद बिना किसी प्रेशर के तो आप करने से रहे। धन दौलत से खरीदे जा सकने वाले शख्स भी आप नहीं मालूम होते। फिर भी आपने एक कातिल के इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचने का सामान किया तो कोई एक्सट्रीम प्रेशर ही पड़ा होगा आप पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने किया, कमिश्नर यूं बोला जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। पुलिस का एक अदना सिपाही भी समझ सकता है कि असल में क्या हुआ था। मैं तो फिर भी पुलिस कमिश्नर हूं। डॉक्टर दस्तूर ने थूक निगली। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं जानता हूं कि आप अपनी मर्जी से तो ऐसी हरकत करने से रहे। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि किस दबाव में आकर आपने ऐसा किया। वारदात तो हो चुकी, लेकिन यह ना भूलें कि आपका बयान वारदात करने वालों की गिरफ्तारी में मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, बेखौफ होकर बताइए, क्या प्रेशर था आप पर? मेरी बीवी और बेटी उन लोगों के कब्जे में थी। डॉक्टर दस्तूर कातर स्वर में बोला। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने उनकी मदद ना की तो मेरी बीवी का सिर काटकर पार्सल से मेरे पास अस्पताल में भिजवा दिया जाएगा और मेरी बेटी को वे लोग। आपको हमें बताना चाहिए था। मुझे ऐसा करने से मना किया गया था। फिर भी आपको हमें बताना चाहिए था। आप हमें असलियत बताते तो भी हमने ऐसी कोई हरकत ना करनी होती जो कि आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित होती। हम वही कुछ करते जो आपको मंजूर होता। हम ऐसी कोई सूरत निकालते जिससे कि सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। डॉक्टर दस्तूर खामोश रहा। बड़ा अफसोस होता है हमें यह सोचकर कि ऐसे नाजुक मामलात में भी पढ़े लिखे समझदार लोग पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, नहीं सोचते कि पुलिस का रोल एक मुहाफिज का है,
पुलिस का काम नेक शहरियों को उनकी दुश्वारियों से निजात दिलाना है, उनमें इजाफा करना नहीं। आई एम सॉरी। सो यू आर, आई कैन सी दैट। डॉक्टर दस्तूर खामोश रहा। अब आपने अपने घर से तस्दीक कर ली कि आपके परिवार के सिर से बला टल चुकी है? डॉक्टर दस्तूर ने सहमति में सिर हिलाया। गुड। अब बराए मेहरबानी आप उस शख्स का हुलिया बयान करें जो नकली एक्सीडेंटल केस बनकर यहां पहुंचा था। डॉक्टर दस्तूर ने किया। आधी रात तक रूपचंद जगनानी इस कोशिश में भटकता रहा कि किसी तरह इकबाल सिंह से उसकी मुलाकात हो जाए। इकबाल सिंह ही उसे उसकी मौजूदा दुश्वारी से निजात दिला सकता था। होटल सी व्यू में उसने 2 घंटे एड़िया रगड़ी और उस दौरान 200 बार इकबाल सिंह की बाबत पूछा। हर बार बड़ी रुखाई से एक ही जवाब मिला कि बॉस यहाँ नहीं है। उसने इकबाल सिंह को फोन करने की भी कई कोशिशें की, लेकिन किसी ने उसकी कॉल इकबाल सिंह को ना लगा कर दी। हर बार एक ही जवाब मिला, अपना नाम और टेलीफोन नंबर बता दो, बात करा दी जाएगी। फिर एक प्यादे ने, जो कि उसे पहचानता था, उस पर तरस खाकर बताया कि बॉस जेकब सर्कल वाले ऑफिस में हो सकते हैं। बस पर सवार होकर वह जेकब सर्कल पहुंचा। बस स्टैंड से उसने कंपनी के ऑफिस की दिशा में अभी मुश्किल से 20-25 कदम ही उठाए होंगे कि एकाएक हाथ में एक अनजला सिगरेट थामे अंधकार में से एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उसके सामने छिटकता हुआ बोला, माचिस होएगा बाप। बेध्यानी में रूपचंद जगनानी ने अपना एक हाथ जेब की तरफ बढ़ाया। तभी किसी ने पीछे से उसे मजबूती से यूं पकड़ लिया कि तब तक जेब में पड़ चुका उसका हाथ जेब में ही फंस कर रह गया। तभी अंधकार में से एक और आदमी निकल कर आया। रूपचंद जगनानी हकलाया, क्या है, कौन हो तुम? फिर उसके मुंह से यूं सिसकारी निकली जैसे टायर पंचर हुआ हो। माचिस मांगते आदमी ने बिना किसी चेतावनी के उसके पेट में भरपूर घूसा जड़ दिया। फिर बाद में आए तीसरे आदमी ने उसके जबड़े पर घूसा जमाया। जगनानी ने अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पीछे से उसे थामे हुए शख्स की पकड़ में तो फौलाद जैसी मजबूती थी। छोड़ दो, जगनानी ने आर्तनाद किया। क्यों मारते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे कोई जवाब न मिला। उसके आक्रमणकारियों ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे बड़े मशीनी अंदाज से उसके शरीर के विभिन्न भागों पर लात घूसों की बौछार करते रहे। जगनानी के मुंह से घुटी घुटी चीखें निकलती रही, लेकिन आधी रात को उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई ना था। तभी एक पुरानी सी काली फिएट सड़क पर प्रकट हुई। जगनानी, जो मार खा खा कर अधमरा हो चुका था, अब चीखने चिल्लाने में भी स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा था। उसका शरीर धराशायी होने को दोहरा हुआ तो उसको पीछे से थामे व्यक्ति ने उसकी पीठ में घुटना लगाकर उसे धनुष की तरह खींच दिया और उसके दोनों साथी फिर जगनानी की मरम्मत करने लगे। करीब आती फिएट को उन्होंने खास तवज्जो नहीं दी मालूम होती थी। वे बदस्तूर तब तक लहूलुहान हो चुके जगनानी की मरम्मत करते रहे। फिएट की ड्राइविंग सीट पर सतीश आनंद मौजूद था, जो उस घड़ी चेंबूर में तुकाराम के घर पर हुई मीटिंग से लौट रहा था। साधारणतया वह ऐसे नजारों को नजरअंदाज करके निकल जाने वाला शख्स था, लेकिन उस घड़ी न जाने क्या उसमें ऐसी बात आ गई कि इतनी निर्दयता, वो भी एक बुजुर्ग के साथ, 3-3 हट्टे कट्टे मुस्टंडे मिलकर जिसे मार रहे हो, उसे बर्दाश्त ना हुई। उसने कार को ले जाकर रोका। हाथाताइयों के हाथ रुके। उन्होंने कार को हेडलाइट की रोशनी से चौंधियाती अपनी आंखें कार की दिशा में फिक्स करने की कोशिश की। छोड़ो उसे, आनंद बोला। हाथाताइयों में से एक बोला, चलो चलो अपना काम करो। बुजुर्गवार को छोड़ दो, आनंद गरजा, वरना मैं गोली चला दूंगा। गोली? किसी के मुंह से निकला। हाँ गोली सालो, पीछे पुलिस की जीप भी आ रही है, मैं उसे भी यहाँ बुलाता हूँ ताकि वे लोग तुम्हारी लाशें उठाकर ले जाए। उसने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। गोली चलाने की धमकी से ज्यादा कारआमद आनंद की वो हरकत साबित हुई। यूं लगातार बजता हॉर्न सच में ही किसी पुलिस कार को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। उन्होंने जगनानी पर से अपना हाथ हटा लिया और उसे परे हट गए। अपने पैरों पर अपना वजन संभाल रखने में असमर्थ जगनानी धड़ाम से सड़क पर गिरा। आक्रमणकारी जैसे अंधकार में से प्रकट हुए थे, वैसे ही अंधकार में विलीन हो गए। आनंद ने हॉर्न बजाना बंद किया। जगनानी निश्चेष्ट उसके सामने सड़क पर पड़ा था। आनंद ने कार का इंजन बंद किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वह जगनानी के करीब उकड़ होकर बैठा। कैसे हो बुजुर्गवार? वह बोला। होश में तो हो? सुन रहे हो? जगनानी ने बड़ी मुश्किल से कराकर आंखें खोली। वो बड़ी कठिनाई से कह पाया, गए? हाँ भाग गए साले। क्या बात थी? क्यों पीट रहे थे वे आपको?
कोई माल पानी छीनने की फिराक में तो नहीं लगते थे। ऐसा होता तो उन्होंने अपना काम करने में इतनी देर न लगाई होती। माजरा क्या था जनाब? आनंद के इतने लंबे सवाल का जवाब जगनानी ने पहले से ज्यादा हृदय विदारक कराह के साथ दिया। उठकर खड़े हो सकते हो, आनंद सहानुभूति पूर्ण स्वर में बोला। जगनानी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जब उसने उठने का उपक्रम किया तो अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका। आनंद ने उसकी बगलों में हाथ डालकर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और फिर बोला, अब चलने की कोशिश करें? अच्छा, जगनानी हाफता हुआ बोला, अच्छा। लेकिन चल पाना जगनानी के बस की बात न थी। आनंद उसे लगभग अपने ऊपर लादे कार तक पहुंचा। बड़ी कठिनाई से उसने कार का दरवाजा खोला और उसे पिछली सीट पर धकेल दिया। फिर वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार सड़क पर दौड़ा दी। उनकी स्कीम वाकई किसी काम की नहीं थी। तुकाराम ने पूछा, तुम्हें शक है? विमल उसे घूरता हुआ बोला, नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। उनकी स्कीम तो बेकार थी। स्कीम से ज्यादा बेकार वे लोग खुद थे। वो कैसे? सुनो, अंधे को भी दिखाई दे रहा था कि वो चाबियों वाला मराठा जामवंत राव डोप एडिक्ट था और मीटिंग के वक्त भी तरंग में था। उसकी आंखों की फैली हुई पुतलियों पर एक निगाह पड़ते ही मैंने उसे डोप एडिक्ट के तौर पर पहचान लिया था। और वो सतीश आनंद, जो जरूर अपने आप को नौजवानी के देवानंद से भी 4 हाथ आगे समझता होगा, पक्का वुमेनाइजर ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। उसको कैसे पहचाना? उसके हुलिये से, उसके रखरखाव से, उसकी जनाना सज-धज से। औरतों की तरह उसने पलकों की थ्रेडिंग करवाई हुई थी, ताजी शेव बनाई हुई थी और चेहरे पर क्रीम पाउडर यूं थोपा हुआ था कि हैरानी होती थी कि रूज और लिपस्टिक के बिना कैसे गुजारा कर रहा है। हेयर स्प्रे से सिर का एक एक बाल करीने से अपनी जगह सजाया हुआ था। कपड़े ऐसे पहने थे जैसे किसी कपड़ों की दुकान के शोकेस की डमी बाहर निकल आई हो। ऐसी सजधज का हामी शख्स शर्तिया औरतों का रसिया होता है। ओह, और वो तीसरा, जॉर्ज सेबेस्टियन, पक्का अल्कोहलिक ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। उसने मुंह ही खोला था तो शराब का भभूका यूं मेरे नाखूनों से टकराया था जैसे शराब की बैरल का ढक्कन खुल गया हो। और बाकी रहा वो उसका उस्ताद मुबारक अली, वो दंगा स्पेशलिस्ट, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में तो मैं कुछ ना ही कहूं तो अच्छा है। तुम्हें इन बातों का मेरे से ज्यादा तजुर्बा है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोग और मौके पर पीठ दिखाने वाले लोगों जैसी फितरत रखने वाले लोग और ऐन वक्त पर धोखा देने वाले लोगों को तुमने कैसे नहीं पहचाना? नहीं पहचान पाया? पर कह तो तू ठीक रहा है, तुकाराम चिंतित भाव से बोला। तो क्या किया जाए? वगले बोला। फिलहाल तो, विमल बोला, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? तुकाराम बोला। अभी तो गेंद उनके पाले में है। अभी तो तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं। सीवर सिस्टम के बारे में ये लोग वाकई कोई कारआमद जानकारी निकाल लाए तो आगे सोचेंगे, वरना हमारी तरफ से तो नमस्ते हो ही चुकी है। तुकाराम ने सहमति में सिर हिलाया। आगे जो तुद भावे नान का सोई भली कार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, जवाब वागले ने दिया, हो तो सोई जो राम रची राखा। ओ वागले, अब मेरे लिए एक ट्रंक कॉल बुक करा दे। कहाँ? राजनगर, अर्जेंट। राजनगर, नंबर नॉट नोन टू पर्टिकुलर पर्सन, सुनील कुमार चक्रवर्ती। बड़ी कठिनाई से सतीश आनंद रूपचंद जगनानी को संभालता, घसीटता, उठाता, चलाता अपने फ्लैट तक ला पाया। उसने अपने पलंग पर लिटा दिया। बेटा, रूपचंद जगनानी बड़ी कठिनाई से क्या पाया? मेरी वजह से तुम कितनी तकलीफ उठा रहे हो। छोड़िए बुजुर्गवार, आनंद विनोदपूर्ण स्वर में बोला। यह तकलीफ नहीं, मेरी सजा है। आखिर क्यों मैंने किसी के फटे में टांग अड़ाने की हिमाकत की? और अब जबकि मैं ऐसी हिमाकत कर ही चुका हूं तो इसे मुझे किसी सिरे तक तो पहुंचाना चाहिए या नहीं? रूपचंद खामोश रहा। अब आपको डॉक्टर की जरूरत है। मेरी मर्जी आपको अस्पताल ले जाने की थी, लेकिन जैसी मार आपको पड़ी है उसे देखते हुए ये अस्पताल वाले यकीनन आपका केस पुलिस को रेफर कर देते। मुझे अस्पताल न ले जाकर तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। वो तो है, मैं हमेशा अच्छा ही करता हूँ बुजुर्गवार। मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाता हूँ, वो सवाल करेगा। जो डॉक्टर मैं बुलाने जा रहा हूँ वो हरगिज सवाल नहीं करेगा। डॉक्टर चूंकि मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, मैं लाता हूँ बुलाकर उसे। शुक्रिया, रूपचंद कृतज्ञ भाव से बोला। बेटा, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं जिंदगी में कभी ना कभी जरूर चुकाऊंगा। ना चुका पाया तो खुद को बहुत अभागा समझूंगा मैं। मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन वैसे माजरा क्या था? आपकी जान लेने का इरादा तो उन बदमाशों का लग नहीं रहा था। ऐसा होता तो वो अपना काम निपटा कर कब के वहां से जा भी चुके होते।
वे शायद मुझे तड़पा तड़पा कर मार देना चाहते थे, लेकिन क्यों पता नहीं। बिन वजह होने वाला काम तो यह नहीं, मुझे वजह नहीं मालूम। आपकी किसी से अदावत होगी, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा। नहीं, खैर बाकी बातें बाद में, फिलहाल मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। गलियारे में जाकर आनंद ने बगल के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और चौखट पर एक अधेड़ व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी सूरत से साफ लग रहा था कि वह सोते से जगाया गया था। क्या है? वो झुंझलाहट भरे स्वर में बोला। फिर कोई बुलबुल कोमार या भंग होने के सदमे से बेहोश हो गई क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आनंद जल्दी से बोला। बुलबुल वाला मामला नहीं, उसके लिए मैं आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब ना करता। तो एक बुजुर्ग वार्ग है, बुरी तरह से जख्मी है। कैसे हो गए जख्मी? गुंडों ने पेट किया। आप जानते ही हैं आजकल शहर में गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है। मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। 2 मिनट बाद डॉक्टर आनंद के फ्लैट में रूपचंद का मुआयना कर रहा था। कोई हड्डी नहीं टूटी है, अंत में डॉक्टर बोला, लेकिन कुछ छोटे बहुत नाजुक जगह पर आई होने की वजह से खतरनाक मोड़ ले सकती है। इनको 4-5 दिन के मुकम्मल आराम की जरूरत है। ये यहीं रहे तो ठीक है, अगर आराम के लिए कहीं और जाना चाहे तो इनको एम्बुलेंस की एहतियात में भेजना जरूरी है। मैं रूपचंद बड़ी कठिनाई से कह पाया, अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने मेहरबान मेजबान को और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं पहले ही इस बाबत हम कल बात करेंगे। सतीश आनंद बोला। फिलहाल आप सोइए। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, लेकिन पहले इनके चेहरे पर और बाकी जख्मों पर जम गया खून साफ करके जख्मों की ड्रेसिंग कर देते हैं। बाद में मैं सेडेटिव का इंजेक्शन लगा दूंगा। गुड, आनंद बोला। मुझे गर्म पानी की जरूरत होगी, अभी लाया। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। आनंद ने आगे बढ़कर मुख्य द्वार खोला। चौखट पर एक खूबसूरत गोवानी लड़की खड़ी थी। अरे हाना, तुम? आनंद बोला। हाँ, वह बोली, तुमने कहा नहीं था कि मैं पूरी ड्यूटी भुगता कर यहाँ आ जाऊं? भूल गए? नहीं नहीं, मैं भूल कैसे जाऊंगा। वेलकम वेलकम मेरी बुलबुल। लड़की ने फ्लैट के अंदर कदम रखा। लीजिए डॉक्टर साहब, आनंद बोला। आपके लिए एक खूबसूरत नर्स भी आ गई। अब यह पानी भी गर्म कर देगी और ड्रेसिंग में भी आपकी मदद करेगी। क्या? हाना सक पकाई। डार्लिंग, मैंने फोन पर बोला तो था डॉक्टर साहब के बारे में, लेकिन तुम तो इन्हें लेकर कहीं जाने वाले थे। वो क्या है कि डॉक्टर मरीज के पास गया या मरीज डॉक्टर के पास चला आया, बात तो एक ही हुई ना। लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता, खास तौर से अपनी बुलबुल से। देख लो, मैंने डॉक्टर साहब की बात कही और तुमने अभी भी डॉक्टर साहब को हाजिर पाया। अब जरा मेरी अच्छी बुलबुल बन के दिखाओ और किचन में जाकर पानी गर्म कर लाओ। जरा जल्दी करो, तुम जितनी जल्दी करोगी उतनी ही जल्दी डॉक्टर साहब यहाँ से रुखसत होंगे। क्या? चेहरे पर सख्त अप्रसन्नता के भाव लिए हाना किचन में दाखिल हो गई। 15 मिनट बाद डॉक्टर वहां से विदा हो गया। अब जरा, आनंद बोला, उधर उस सोफे पर मेरे लिए बिस्तर लगा दो। पलंग तो तुम देख ही रही हो कि ऑक्यूपाइड है। ये यहीं रहेंगे? हाना मुनमुनाई। फिलहाल देख नहीं रही इंजेक्शन की वजह से कितनी गहरी नींद सोए पड़े हैं। इस वक्त इन्हें उठाकर घर भेजना तो सरासर जुल्म होगा इनके साथ। मैं यहाँ नर्स या हाउसकीपर बनने नहीं आई थी। आई नो। अब जरा बिस्तर। तुम सोफे पर सोओगे और है कहाँ जगह? और मैं? तुम मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत हो जो अपने घर के आरामदेह बिस्तर पर जाकर सोओगी। क्या? काश मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता, तुम्हारे आरामदेह बिस्तर पर तुम्हारे साथ सोने के लिए। तुम मुझे घर भेज रहे हो? अभी नहीं, पहले तो तुम मेरा बिस्तर लगाओगी ना बुलबुल? यू स्वाइन, यू डर्टी रास्कल। गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती हो। आधी रात को मुझे यहाँ बुलाकर अब घर जाने को कह रहे हो। क्या हुआ उसका जो 2 दीवानों में खूब गुजरने वाली थी? डार्लिंग, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। इस सोफे पर अगर तुम मेरे साथ सो सकती हो तो मुझे भला क्या ऐतराज है। वैसे भी रात को बुजुर्गवार को कोई पानी वानी पिलाना पड़ सकता है, इसलिए अगर तुम। हाना पांव पटकती हुई वहां से विदा हो गई। उसके जाने का आनंद को इतना ही अफसोस हुआ कि तब सोफे पर अपने लिए बिस्तर उसे खुद लगाना पड़ा। शाबाश, इकबाल सिंह बोला। शुक्र है कि कोई काम तूने ठीक से तो करके दिखाया, वरना मुझे तो तेरी तरफ से सख्त नाउम्मीदी हो गई थी। डोंगरे चुप रहा। मैं इस बात से खास तौर से खुश हुआ कि काम तूने किसी और को देने की जगह खुद किया। शुक्रिया। वो डॉक्टर बाद में कोई उल्टा सीधा बयान तो नहीं देगा। वो ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। औलाद और बीवी पर से खतरा टल गया जानकर वो बदले की भावना में कुछ उल्टा सीधा बक सकता है तेरे खिलाफ।
वो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं, बड़ी हद वो मेरा हुलिया बयां कर सकता है। लेकिन मेरे जैसे आम हुलिये वाले मुंबई में हजारों आदमी होंगे, उनमें से कितनों के एक आंख शीशे की होगी। डोंगरे सक पकाया मुझे। फिर उसके मुंह से निकला, उम्मीद नहीं कि मेरी शीशे की आंख की तरफ उसकी तवज्जो गई होगी। वो बहुत घबराया हुआ था और उसका ज्यादा ध्यान अपनी बीवी और बेटी की तरफ लगा हुआ था। फिर मेरी नकली आंख कोई मामूली आंख नहीं, असली आंख की तरह ही इसकी पुतली फिरती है। वो डॉक्टर था, डॉक्टरों को ऐसी बातें भांपने का ज्यादा तजुर्बा होता है। साहब, आप खामखा मुझे डरा रहे हैं। मैं तुझे डरा नहीं रहा, आगाह कर रहा हूं। तेरी वजह से पुलिस अगर यहां तक पहुंची तो बहुत बुरी बात होगी तेरे वास्ते, समझा? डोंगरे ने बड़े चिंतित भाव में सिर हिलाया। मुंडी बहुत हिलाता है, समझा? डोंगरे बोला। समझदार आदमी वो होता है जो आइंदा खतरे से आगाह रहे। तुझे चीनी लड़की के कत्ल के वक्त के आसपास की एडवांस में कोई एलिबाई गढ़कर रखनी चाहिए क्या? मैं ऐसा ही करूंगा। शाबाश, अब बता, तुकाराम के घर की निगरानी का क्या नतीजा निकला? अभी कोई नतीजा नहीं निकला, बहरहाल निगरानी जारी है। वहां सोल तो नहीं छुपा हुआ, शर्तिया नहीं छुपा हुआ है। ओ, मेरे आदमी कहते हैं कि तुकाराम के घर में काफी चहल पहल हो रही थी, लेकिन आने जाने वालों में सोहल शर्तिया नहीं था। वहां आने वालों में से एक मुबारक अली को हम पहचानते हैं। वह फोर्ट के इलाके का एक मामूली दादा है। बाकी लोग अगर वहां फिर नमूदार हुए तो उनकी बाबत जानकारी हासिल हो जाएगी। अभी किया नहीं गया ऐसा? जी नहीं, अभी ऐसा करना बेमानी था। तुकाराम बिस्तर पर है, वागले भी खस्ता हाल में है। वे लोग उनकी मिजाज पुरसी के लिए आने वाले उनके खैर ख्वाह होंगे, लेकिन अगर वही चेहरे वहां बार बार दिखाई देंगे तो उनकी बाबत छानबीन करेंगे। सोहल उनमें नहीं? जी नहीं। वैसे तुझे याद है ना कि 1 महीने के अंदर अंदर तूने सोहल को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करना है? जी हाँ, याद है, और मैं 1 महीने से पहले ऐसा करके दिखाऊंगा। बढ़िया। इस घर की निगरानी हो रही है, सुबह सवेरे, वागले ने घोषणा की। विमल सकपक आया। उसने पहले वागले और फिर तुकाराम की तरफ देखा। कौन कर रहा है निगरानी? तुकाराम शशंक भाव में बोला। कोई एक जना नहीं है, वागले बोला। कई चेहरे हैं और बारी बारी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे को उन पर कंपनी के प्यादे होने का शक है। कंपनी को? विमल बोला। इस मकान की निगरानी से क्या लाभ? मुझे मालूम है क्या हासिल होगा उन्हें। तुकाराम बोला। यकीनन वो यह उम्मीद कर रहे हैं कि कभी कभार तो तू यहाँ पहुंचेगा। मैं तो पहुंचा हुआ हूं, लेकिन उन्हें कहाँ पता कि तू यहाँ पहुंचा हुआ है। लगता है कि तू खुद भी भूलता जा रहा है कि तुझे नया चेहरा हासिल हो चुका है। अब तेरी सूरत कंपनी नहीं पहचानती। फिर क्या फर्क पड़ता है? करते रहे निगरानी। फर्क पड़ता है। मुबारक अली वगैरह यहाँ बार बार आएंगे तो निगरानी करते लोगों की तवज्जो उनकी तरफ जाए बिना ना रहेगी। यह बात बाद में हमारे लिए कोई समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। वागले, मुबारक अली को फोन कर दे कि आगे से वो या उसका कोई संगी साथी यहाँ कदम ना रखे। अब वॉल्ट की डकैती की बाबत कोई मीटिंग यहाँ नहीं होगी। तो कहाँ होगी? वागले बोला। कहीं भी। वे लोग खुद कोई महफूज ठिकाना सोच लेंगे। मीटिंग कहीं और हुई। विमल बोला। तो तुम कैसे शरीक हो पाओगे? मेरा शरीक होना जरूरी नहीं, तुकाराम बोला। सरदार, तुम हो तो सही, फिर भी तुम्हारा होना। फिर भी अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं मीटिंग के ठिकाने पर पहुंच पाने की कोई तरकीब सोच लूंगा। ठीक है, अब तेरा क्या प्रोग्राम है? मैं कंपनी के हेडक्वार्टर का और उसके जेकब सर्कल वाले और कफ परेड वाले दोनों दफ्तरों का चक्कर लगाना चाहता हूँ। किस लिए? इकबाल सिंह पर हाथ डालने की कोई सूरत तलाश करने के लिए। ठीक है, अपने नए चेहरे के साथ अब तो तू बेवकूफ जहां चाहे वहां का चक्कर लगा सकता है। विमल हंसा। लेकिन जहां जाना वागले को साथ लेकर जाना। वजह? विमल की भवेतनी। वजह ना पूछ, कहना मान। अच्छा। टेलीफोन की लगातार बजती घंटी ने सतीश आनंद को सोते से जगाया। उसने आंखें खोली तो पाया खिड़की में से धूप भीतर आ रही थी। उसने घड़ी पर निगाह मारी, 10 बज रहे थे। फिर उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, वह बोला। हेलो बुलबुल, क्या हाल है? मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे शानदार जिस्म के सपने ले रहा था। उसने अपने पलंग पर निगाह डाली, जहां की रूपचंद जगनानी तकियों के सहारे अधलेटा सा बैठा था। क्या? नहीं डार्लिंग, आज तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? आज तो मेरी शूटिंग है दिलीप साहब के साथ। मेरी उम्र भर की तमन्ना आज पूरी हो रही है उनके साथ काम करने की। देखो, मैं ऐसा करूंगा, मैं शूटिंग से फ्री होते ही तुम्हें रिंग करूंगा।
फिर सैर को चलेंगे, बस देखना क्या मजा आता है। जुहू की रेत, तन्हाई, मैं और मेरी बुलबुल। नहीं नहीं, मेरे फ्लैट पर तुम रात को भी नहीं आ सकती, शूटिंग पता नहीं कब खत्म हो, समझा करो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें रिंग करूंगा, प्रॉमिस, ओके, सी यू। उसने रिसीवर रख दिया। कैसे हो बुजुर्गवार? फिर वह रूपचंद की तरफ आकर्षित हुआ। अच्छा हूँ, रूपचंद बोला। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है बेटा। मैं खामखा तुम्हारा पलंग, तुम्हारा फ्लैट कब्जा करे बैठा हूँ। लोग बागों ने तुमसे मिलने आना होता है, वो वे फिर आ जाएंगे, आने वाले तो आते ही रहते हैं। उसने आगे बढ़कर मुख्य द्वार के करीब पड़ा अखबार उठाया और उसे रूपचंद की तरफ उछालता हुआ बोला, आप अखबार पढ़िए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। और वह किचन में दाखिल हो गया। रूपचंद ने अनमने भाव से अखबार उठाया और चौंक गया। एकाएक उसका दिल नगाड़े की तरह बजने लगा, क्योंकि उसकी निगाह उस अखबार के मुख्य पृष्ठ पर श्रीधर की खून से लथपथ लाश की तस्वीर छपी थी। श्रीधर वो मटका एजेंट था जो पिछले रोज माल के साथ उसके पास नहीं पहुंचा था। कंपनी की सामर्थ्य और साधन संपन्नता की यह बहुत बड़ी मिसाल थी कि कंपनी का माल लेकर फरार हो जाने की हिमाकत करने वाले श्रीधर को इतनी जल्दी अपने किए की सजा मिल गई। उसने जल्दी जल्दी लाश से संबंधित खबर पढ़ी। अब खबर के मुताबिक लाश दादर रेलवे स्टेशन के करीब से बरामद हुई थी और उसके शरीर पर छुरे के दर्जनों वार हुए थे। अखबार रूपचंद के हाथों से निकल गया। अनायास ही श्रीधर की जगह वह अपनी कल्पना करने लगा। उसकी भी लाश जेकब सर्कल से यूं ही बरामद हो सकती थी, उसका भी एन श्रीधर जैसा ही अंजाम हो सकता था। उस ख्याल से ही रूपचंद का जिस्म पत्ते की तरह कांप गया। क्या बात है बुजुर्गवार? तभी चाय के एक गिलास के साथ उसके करीब आ खड़ा हुआ आनंद हैरानी से बोला, आपके होशो हवास क्यों उड़े हुए? नहीं नहीं, रूपचंद हड़बड़ाकर बोला, कोई बात नहीं, यूं ही जरा बदन में दर्द। लीजिए चाय पीजिए, डॉक्टर की 2 गोली खाइए, अभी सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृतज्ञ भाव से रूपचंद ने चाय का गिलास थामा और फिर बड़े संकोचपूर्ण स्वर में बोला, मैं एक टेलीफोन कर सकता हूँ? अरे एक क्या, दर्जन करें, इसमें पूछने की क्या बात हो गई? आनंद ने टेलीफोन उसके करीब सरका दिया और स्वयं टॉयलेट में घुस गया। रूपचंद ने तुरंत फोन की तरफ हाथ न बढ़ाया। चाय चुसकता हुआ वह सोचता रहा, कौन निजात दिला सकता था उसे उसकी मौजूदा दुश्वारी से? निश्चित रूप से इकबाल सिंह। वो हुक्म दे सकता था कि उसके दोस्त रूपचंद जगनानी को कुछ न कहा जाए, वही उसे उसकी कलेक्टर की नौकरी पर भी बहाल कर सकता था। लेकिन इकबाल सिंह मिले तो सही। उसने चाय का खाली गिलास एक और रखा और होटल सी व्यू का नंबर डायल किया। वही टकासा जवाब फिर मिला कि साहब नहीं थे, अपना नाम पता बताइए, आपको फोन कर दिया जाएगा। देखो, रूपचंद लगभग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मैं साहब का दोस्त हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं वाकई इकबाल सिंह का दोस्त हूँ, मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। तुम उसको खबर करो तो सही कि रूपचंद जगनानी का फोन है, मेरा विश्वास करो, वो मुझसे बात करने से इनकार नहीं करेगा। प्लीज मिस्टर, मेरे पर यह मेहरबानी करें, मैं रूपचंद जगनानी हूँ, इकबाल सिंह का दोस्त, मेरा उससे बात होना निहायत। जनाब, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि साहब नहीं है, जवाब मिला। साहब जब आएंगे तो आपके टेलीफोन कॉल की खबर उन्हें कर दी जाएगी। लाइन कट गई। रिसीवर रखे जाने की आवाज रूपचंद को गोली की आवाज जैसी लगी। हाथ में रिसीवर थामे कितनी ही देर वह जड़ हुआ बैठा रहा। अब क्या करे वो? अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसे हकीकत अपने पुलिस इंस्पेक्टर बेटे अशोक को बता देनी चाहिए। उस ख्याल से ही रूपचंद की रूह कांप गई। अशोक को जब पता लगेगा कि उसका बाप एक मटका कलेक्टर था तो वह आपे से बाहर हो जाएगा। तो क्या हुआ? उसने अपने आप से जिरा की उसका बेटा खफा होगा, बहुत खफा होगा, लेकिन उसे गुंडे के हाथों कत्ल तो नहीं होने देगा। उसने डायल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अशोक का नंबर डायल करने के लिए वह अपने आप को तैयार न कर सका। नहीं, यह बहुत बड़ा जुल्म होगा अशोक के साथ। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी का बाप और कंपनी का मुलाजिम, एक मटका कलेक्टर, यूं अपनी औलाद को रुसवा करने से तो मर ही जाना बेहतर था। फिर उसे गोविंद दत्तानी को फिर फोन करने का ख्याल आया। पिछली रात को वो नशे में था, आज शायद उसे दोस्ती का कोई लिहाज आ जाए। उसने कांपती उंगलियों से दत्तानी के घर का नंबर डायल किया। कुछ देर घंटी बजती रही, फिर खुद दत्तानी ने रिसीवर उठाया। उसकी भारी आवाज रूपचंद के कानों में पड़ी। हेलो, कौन है? साईं, मैं रूपचंद बोल रहा हूँ। रूपचंद जल्दी जल्दी सिंधी में बोलने लगा। खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो साईं, तुम जानते हो इकबाल सिंह मेरा दोस्त है और वो मेरा कितना मान करता है। मैंने इकबाल सिंह से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन बात ना हो पाई।
लेकिन जब मेरी बात होगी तो यकीन जानो वो यही कहेगा कि रूपचंद जगनानी को कुछ मत कहो, वो मेरा दोस्त है। मैं जब उसे असलियत से वाकिफ कराऊंगा तो वो तुम्हें भी यही ऑर्डर देगा कि मेरे साथ कोई सख्ती ना की जाए। साईं, कल रात तुमने अपने आदमियों से मेरी जो पिटाई करा दी सो करा दी, अब उन्हें रोक लो। हमेशा के लिए नहीं तो तब तक के लिए तो रोक लो जब तक कि इकबाल सिंह से मेरी कोई बात नहीं हो जाती। साईं, खुदा के वास्ते कहो कि ऐसा किया। दूसरी ओर से कोई उत्तर न मिला। साईं, जवाब तो दो। रूपचंद व्याकुल भाव से बोला। बोलो, मंजूर किया ना, बोलो साईं। तुम बक चुके? दत्तानी धीरे से बोला। कुछ कहना बाकी तो नहीं रह गया? नहीं, लेकिन रह गया हो तो वो भी कह लो ताकि फिर मैं बोलूं। बोलो साईं, बोलो कि इकबाल सिंह को तुम्हारी करतूत की खबर है। रूपचंद के सिर पर जैसे पहाड़ टूटा। और जो कुछ हो रहा है उसी के हुक्म पर हो रहा है, समझा बेवकूफ। रिसीवर रूपचंद के हाथों से निकल गया। धूप से जगमगाता हुआ कमरा उसे अपनी आंखों के समक्ष घूमता महसूस होने लगा। फिर कुछ पलों बाद बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप पर काबू पाया। अब उसे अपने बेटे से बात करनी ही पड़नी थी। कांपते हाथों से उसने रिसीवर फिर उठाया और अपने बेटे के घर का नंबर डायल किया। हेलो, कौन? मीरा। कॉल लगी तो रूपचंद व्यग्र भाव से बोला। कैसी हो बेटी? शिल्पा कैसी है? अशोक कहाँ है? जरा मेरी उससे बात। क्या गोवा गया है? कब? आज ही सुबह। कोई बड़ा कैसे लौटेगा कब? पता नहीं, लेकिन मैंने तो उससे बहुत जरूरी बात करनी थी। गोवा में उसका कोई फोन नंबर नहीं मालूम है ही नहीं। वो कल मेरे घर गया था मुझे बताने कि वो गोवा जा रहा था। ओह, मैं तो घर पर नहीं था। वो क्या है कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, एक कार वाला साइड मार गया था। नहीं नहीं, फिक्र वाली कोई बात नहीं, एकदम ठीक हूं मैं एक दोस्त के घर पर हूं, मिलकर बताऊंगा सब कुछ। अशोक यह भी नहीं कह गया कि कब लौटेगा? तुम्हें भी कोई कांटेक्ट का जरिया नहीं बता गया? अच्छा, कोई खुफिया केस है। ओह ओह, ठीक है, मैं फोन रखता हूं। हाँ, मैं आऊंगा जल्दी ही। और उसने रिसीवर रख दिया। तभी आनंद टॉयलेट से बाहर निकला। उसकी रूपचंद के चेहरे पर निगाह पड़ी तो लंबे डग भरता हुआ उसके करीब पहुंचा। क्या हुआ? वो बोला। तबीयत तो ठीक है? ठीक है, रूपचंद बोला। आपका चेहरा तो कागज की भांति सफेद लग रहा है, अभी तो अच्छे भले थे आप। मैं ठीक हूं। कोई बात है तो मुझे बेहिचक बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम पहले ही से मेरी बहुत मदद कर रहे हो बेटा। तुम कोई आम आदमी नहीं हो बेटा, तुम तो अवतार हो, फरिश्ता हो। कितना दया भाव है तुम्हारे मन में। अरे छोड़िए ये बातें, कोई सेवा हो तो बेहिचक बताइए। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम और कर दो। क्या? एक फोन मेरी तरफ से तुम कर दो। कहाँ? मेरे ऑफिस में। उन्हें बोल दो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकता। मैं खुद फोन करूंगा तो मेरा बॉस सैकड़ों सवाल करेगा मेरे से। कहाँ काम करते हैं आप? कॉरपोरेशन के दफ्तर में। मैं वहां के सिविल डिपार्टमेंट में ड्राफ्ट्समैन हूँ। यह सुनते ही आनंद सकपका गया। कॉरपोरेशन में ड्राफ्टमैन? सिविल डिपार्टमेंट में? फिर बोला। ओह, तो शहर के हर इलाके के सीवर सिस्टम और बिजली, टेलीफोन वगैरह के अंडरग्राउंड वायरिंग आदि की जानकारी तो रहती होगी आपको। सब तो नहीं, मुंबई शहर बहुत बड़ा है, लेकिन जो जानकारी आपको नहीं आप उसे मुहैया तो कर सकते हैं। हाँ, वो क्या मुश्किल है, सारा रिकॉर्ड, सब ब्लूप्रिंट्स वगैरह दफ्तर में ही होते हैं। फिर तो आप मेरा एक काम कर सकते हैं। क्या? मुझे शहर के एक खास इलाके के सीवर सिस्टम की और हर प्रकार की अंडरग्राउंड वायरिंग की मुकम्मल जानकारी चाहिए। किस इलाके की? जोहरी बाजार की। किस लिए? तुम कोई ठेकेदार हो? किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करते हो? नहीं तो बस यूं ही है कोई दिलचस्पी मेरी उन कागजात में। वो कागजात क्लासिफाइड मटेरियल माने जाते हैं और बड़ी एहतियात से स्टील के अलमारियों में बंद करके रखे जाते हैं। बिजली, पानी या टेलीफोन के महकमे वालों को या कंस्ट्रक्शन फर्मों को हम उन ब्लूप्रिंट्स की नकलें दरख्वास्त देने पर मुहैया करवाते हैं। नकल तो ड्राफ्ट्समैन ही तैयार करते होंगे। हाँ, फिर क्या बात है, लेकिन वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मानी जाती है। उसे मैं किसी को आगे कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? पकड़े जाने पर मेरी नौकरी छूट सकती है, मुझे जेल की सजा हो सकती है। पकड़े जाएंगे क्या आप? मैं किसी को बताने जा रहा हूँ क्या? फिर भी ओह कम ऑन, नहीं नहीं, यह नामुमकिन है। वैसे तो आप बड़े नारे लगा रहे थे कि आप किसी भी तरह से मेरे एहसान का बदला चुका देंगे और ना चुका पाए तो अपने आप को बहुत अभागा समझेंगे।
वो तो मैं अब भी कहता हूं, लेकिन चलिए छोड़िए, खाम का हल्का ना होइए एक ही बात को लेकर। फिर खामोशी छा गई। रूपचंद ने ही खामोशी तोड़ी, बोला, मेरे ऑफिस में फोन। कॉरपोरेशन का ऑफिस इतवार को भी खुलता है? नहीं, क्यों? आज तो इतवार है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मुझे नंबर बता, छोड़ो, मैं कल फोन कर दूंगा। रूपचंद ने उसे एक नंबर बताया जो कि आनंद ने नोट कर लिया। वह कुछ क्षण सोचता रहा, अंत में फिर रूपचंद की ओर आकर्षित हुआ। बुजुर्गवार। वो बोला, अगर आपको आपकी जानकारी की कोई कीमत अदा की जाए तो? जो काम। रूपचंद धीरे से बोला, वैसे करना गलत है, वो कीमत लेकर करना भी तो गलत ही होगा। कीमत कीमत में फर्क होता है, वैसे ही जैसे चिड़िया की बीट और हाथी की लीद में फर्क होता है। तुम्हारा मतलब है उस जानकारी की कोई बड़ी कीमत हासिल हो सकती है? हाँ, कितनी? 10, 20, 40,000, 80,000, 1 लाख, इससे भी ज्यादा। रूपचंद के नेत्र फट पड़े। क्या कहते हो? आनंद ने आशापूर्ण स्वर में कहा। एक बात तो बच्चा भी समझ सकता है। फिर रूपचंद धीरे से बोला, क्या? एक मामूली जानकारी की गैर मामूली कीमत अदा करने को तैयार शख्स का मकसद मामूली नहीं हो सकता, खास तौर से तब जबकि जहां के नक्शों की नकल तुम चाहते हो वो जौहरी बाजार है। इन बातों की बिना पर तुम्हारे मकसद पर शक करना क्या गैर मुनासिब होगा? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? आनंद तनिक मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, मैंने आपसे कोई सवाल किया था। मैंने आपसे पूछा था कि कल रात को मवाली आपको क्यों पीट रहे थे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। एकाएक रूपचंद बिस्तर से उठने का प्रयास करने लगा। मैं ही गलत हूँ और नालायक भी जो अपनी मदद करने वाले की मदद नहीं कर सकता। अब मुझे यहाँ बने रहने का कोई हक नहीं, मैं चलता हूँ। उसने पांव फर्श की तरफ लटका कर उठने का उपक्रम किया तो उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया और वह निढाल होकर वापस पलंग पर ढेर हो गया। आपको अभी हिलने डुलने की इजाजत नहीं है बुजुर्गवार, आनंद बोला। डॉक्टर ने भी 3-4 दिन आपको पूरा आराम करने को कहा है। आप मुलाजे में मत पड़िए और आराम से लेट जाइए। जब आप जाने के काबिल हो जाए तो शौक से रुखसत हो जाइएगा। अभी आपकी हालत अपने घर जाने की तो क्या, उठकर दरवाजे तक पहुंचने लायक भी नहीं है। आप चुपचाप लेटिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। ओके। उत्तर में रूपचंद पलंग पर लेट गया और अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। और आनंद बोला, जो कुछ मैंने अभी नक्शों की बाबत कहा उसे भूल जाइए, वो महज एक मजाक था। फिर वह फ्लैट से बाहर निकल